नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल ए टू जेड स्टडी में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 7 सोशल साइंस की बुक एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड के पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 8 बैंक्स एंड दी मैजिक ऑफ फाइनेंस। तो दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट से आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले इस चैप्टर के फ्रंट पेज पर एक जोसेफ नाम के इकोनॉमिस्ट हैं, तो उनका दिया हुआ एक कोट है। तो पहले इसको हम लोग पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर हम लोग बिग क्वेश्चंस पर नज़र डालेंगे और फिर चैप्टर को पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले इस कोट को समझ लेते हैं। तो इसमें क्या है, द बैंकर इज नॉट ओनली ए मिडल मैन, ही इज द प्रोड्यूसर ऑफ ए वाइटल सर्विस इनेबलिंग एंटरप्रेन्योर्स टू ट्रांसफॉर्म आइडियाज इनटू रियलिटी थ्रू क्रेडिट। तो जोसेफ नाम के एक इकोनॉमिस्ट हैं, उनका ये कहना था कि जो बैंकर्स होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ मिडिल मैन यानी कि ये बिचौलिए नहीं होते, ये मध्यस्थ, ये एक बिचौलिए नहीं होते, बल्कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेवा देने वाले होते हैं। और ये सेवा क्या होती है? ये सेवा होती है कि जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ये उनको क्रेडिट देकर उनके जो आइडियाज़ हैं उनको ये रियलिटी में यानी कि असलियत में बदलते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब डालते हैं बिग क्वेश्चन पर नज़र। इससे हम लोग को एक आइडिया लग जाएगा कि इस चैप्टर में क्या क्या सीखने को हमें मिलेगा। तो पहला बिग क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड व्हाट डज इट कंप्राइज। इसका मतलब क्या है कि फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी वित्तीय अवसंरचना क्या होती है और इसमें क्या क्या आता है। सेकेंड बिग क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द मेन फंक्शन परफॉर्म्ड बाय बैंक्स एंड हाउ डू दे इम्पैक्ट पीपल लाइफ। बैंकों द्वारा परफॉर्म किए जाने वाले मेन फंक्शन यानी मुख्य काम बैंक क्या करते हैं और इन कामों का लोगों के जीवन पर क्या असर पड़ता है। थर्ड बिग क्वेश्चन है, हाउ डज फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट टू ए नेशंस प्रोग्रेस। फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर वित्तीय अवसंरचना किसी देश के विकास में क्या योगदान देता है, मतलब क्या योगदान देता है या फिर कैसे योगदान देता है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अब हम लोग चैप्टर पर चलते हैं। इंट्रोडक्शन। इन द प्रीवियस चैप्टर, इससे पहले वाले चैप्टर में, वी लर्न अबाउट इंडियन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड्स, रेलवेज एंड टेलीकम्युनिकेशन which support economic activity driven by money related transaction। क्या कह रहे हैं कि इससे पहले वाले चैप्टर्स में हम लोगों ने इंडिया के जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जैसे कि सड़कें, रेलवे, टेलीकम्युनिकेशन, संचार, इन सब को देखा। ठीक है, जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ यानी आर्थिक जो गतिविधियां हैं उनको ये सपोर्ट करते हैं। मनी रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स के द्वारा ये चलाए जाते हैं। मनी रिलेटेड मतलब पैसे से जुड़े हुए आदान प्रदान के द्वारा इनको चलाया जाता है। डू यू रिकॉल द फ्लो ऑफ मनी फ्रॉम शॉपकीपर्स टू वर्कर्स एज सैलरीज हु फर्दर स्पेंड इट ऑन एसेंशियल आइटम्स। क्या कह रहे हैं कि क्या आपको मनी का फ्लो जो है वो याद है। मनी फ्लो के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। जो चैप्टर था हमारा बार्टर टू मनी, चैप्टर नहीं था पार्ट 1 में, उसमें हम लोगों ने मनी फ्लो के बारे में पढ़ा था कि कैसे जो मतलब पहले हम लोग पैसे लेके दुकान में जाते हैं, सामान खरीदते हैं, फिर वो पैसा जो दुकानदार है वो अपने यहाँ काम कर रहे एम्प्लॉयज़ को सैलरी के रूप में देता है और फिर वो जो दुकानदार है वो उन पैसों से जाकर अपनी ज़रूरत का सामान लेते हैं। ठीक है ना। हाउ डू दीज मॉनेटरी ट्रांजेक्शन टेक प्लेस बिटवीन पीपल। लोगों के बीच में ये जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है यानी जो मुद्रा का, पैसों का जो आदान प्रदान है ये कैसे हो रहा है। ऑल्सो हाउ इज द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द वास्ट फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फंडेड। और जो इतना सारा जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है इसका जो विकास है, इसकी जो मरम्मत है उसको कैसे फंड किया जा रहा है, यानी कि उसको पैसा कैसे दिया जा रहा है, उसका पैसा कहाँ से आ रहा है।
दिस इज मेड पॉसिबल बाय फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सब कुछ संभव हो पाया है फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी वित्तीय अवसंरचना से। ए नेटवर्क ऑफ बैंक्स, पेमेंट सिस्टम, स्टॉक मार्केट्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट हेल्प पीपल, business and the government facilitate financial transaction and manage money। ये सब कुछ संभव हो पाया है किसकी सहायता से? ये सब कुछ संभव हो पाया है फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी वित्तीय अवसंरचना की सहायता से। वित्तीय अवसंरचना यानी कि फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे बैंकों का एक नेटवर्क आता है, इसमें पेमेंट सिस्टम आते हैं, स्टॉक मार्केट आते हैं और बाकी जो भी फाइनेंशियल यानी वित्तीय संस्थान है जो कि लोगों की, व्यापारों की, सरकारों की सहायता करते हैं इन पैसों का आदान प्रदान करने में, पैसे लेने देने में, ये सभी आते हैं। लेट अस फाइंड आउट मोर अबाउट देम। चलिए इनके बारे में और पता करते हैं। लेट्स एक्सप्लोर। दिस पिक्चर इज फ्रॉम ए बैंक। ये जो पिक्चर है, ये जो तस्वीर है, ये एक बैंक से है। What do you think the people are doing? क्या लगता है आपको लोग क्या कर रहे हैं? Ask your family member if they have visited a bank and learn more about the activities there। अपने फैमिली मेंबर से पूछे कि क्या वो कभी बैंक गए हैं और उनसे बैंक में होने वाली एक्टिविटीज़, कामों के बारे में और जानिए। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो कि कुछ मतलब जो लोग हैं ना यहाँ पे काउंटर पे खड़े हैं, ये हो सकता है पैसा जमा करा रहे हों या ले रहे हों, ये हो सकता है अकाउंट खुलवा रहे हो। मतलब यहाँ पे बहुत सारे काम चल रहे हैं, पैसा जमा कराने का, लेने का, अकाउंट खुलवाने का, बंद करने का, ये लोग वेट कर रहे हैं अपनी बारी का, काफ़ी कुछ हो रहा है। ठीक है। अच्छा, बैंक के अंदर क्या होता है? बैंक के अंदर यही सारी चीज़ें होती हैं कि आप पैसा जमा करा सकते हो, अपना पैसे निकाल सकते हो, उसके अलावा वहाँ पे आप लोन ले सकते हो। ठीक है, लोन चुका सकते हो, किसी भी चीज़ को फाइनेंस करा सकते हो। तो बैंक के अंदर कई सारे काम हमारे होते हैं पैसों से जुड़े हुए। चलिए, नवदीप सेव 3000 फ्रॉम हिज सैलरी एवरी मंथ। नवदीप जो है वो अपनी सैलरी से, अपनी तनख्वाह से 3000 हर महीने बचाता है। सेविंग ऑल दैट मनी इन हिज कपबोर्ड माइट नॉट बी सेव। सारे पैसे को, बचाए हुए सारे पैसे को अपने ऐसे कपबोर्ड में रखना, कबर्ड में रखना से सुरक्षित नहीं होगा। सो ही डिसाइडेड टू डिपॉजिट द मनी इन ए बैंक। तो उसने फैसला करा कि वो बैंक में उस पैसे को जमा करा देगा। रीमा रन्स ए बिजनेस मेकिंग बैम्बू प्रोडक्ट। रीमा जो है ये एक बिजनेस चलाती है जिसमें बैम्बू यानी बांस के जो प्रोडक्ट्स हैं ना उनको बनाया जाता है। शी नीड सम मनी फॉर ए फ्यू बिजनेस ऑपरेशन। उसको कुछ रुपया चाहिए अपने कुछ बिजनेस, अपने कुछ व्यापार के काम के लिए। व्हेन friends and family couldn't help as much as required, she decided to take a loan from the bank and repay it later। जब परिवार और दोस्तों से जितनी ज़रूरत थी उतना पैसा उसको नहीं मिला तो उसने फैसला करा कि वो बैंक से लोन लेगी और बाद में उसको चुका देगी। नवदीप डिपॉजिट हिज सरप्लस मनी विद दी बैंक। नवदीप ने जो उसका बचा हुआ पैसा था उसको बैंक में जमा करा दिया। एंड दी बैंक प्रोवाइडेड रीमा विद द रिमेनिंग अमाउंट शी नीड फॉर हर बिजनेस एज ए लोन। और जो बैंक थी उसने रीमा को जो भी उसे और पैसा चाहिए था वो लोन के रूप में बैंक ने उसे दे दिया। थिंक अबाउट इट। फर्स्ट केस का वाई डज नवी थिंक दैट सेविंग एट द बैंक इज बेटर देन कीपिंग कैश एट होम। कैश का मतलब कि नवीद को ऐसा क्यों लगता है, नवीद ऐसा क्यों सोचता है कि बैंक में पैसा सेव करना घर में कैश रखने से ज़्यादा बेहतर है। तो देखो दोस्तों, बैंक में पैसा सेव करना हमेशा ही सही रहता है, ठीक है ना। देखो, पहली चीज़ तो ये घर में चोरी होने का डर रहता है, ठीक है, इधर उधर होने का डर रहता है। लेकिन बैंक में ये है कि एक बार जाके आपने अगर अपने अकाउंट में जमा कर दिया, उसमें वो चढ़ गया तो फिर आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब भी ज़रूरत है आप तब जाके पैसे निकाल सकते हो। हाँ, कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें आप बैंक से पैसे नहीं निकाल सकते, लेकिन उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक है। चलो, पहली चीज़ तो हो गई सिक्योरिटी, और दूसरी चीज़ ये हो गई कि आजकल देखो ज़माना है कैशलेस का, ठीक है ना। आप कहीं पे भी जाओ, ऑनलाइन पेमेंट हर जगह एक्सेप्टेड होता है। कहीं पे भी जाके आप यूपीआई के द्वारा, चेक, कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, किसी के भी द्वारा पेमेंट आप कर सकते हो। मतलब अब आपको हर जगह कैश ले जाने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आपने बैंक में जमा कर दिया, अब आप कहीं भी जा रहे हो, आप उसी के द्वारा
ऑनलाइन पेमेंट क्या कर सकते हो, ठीक है। ऑनलाइन पेमेंट जो है ना वो आप कर सकते हो, ठीक। मतलब अब आपको कैश लेकर हर जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, कैश फ्री अब सब कुछ हो गया है, ठीक। अच्छा, तीसरी चीज़ ये है कि अब जो बैंक्स हैं, आप जब अपना पैसा बैंक में जमा करते हो तो जो बैंक्स होती हैं वो आपको इस पर थोड़ा सा इंटरेस्ट देती हैं, ठीक है ना। मतलब आप जो पैसा बैंक में जमा कर रहे हो उसके बदले जो बैंक है वो भी आपको क्या दे रही हैं, थोड़ा सा इंटरेस्ट दे रही हैं, जिससे कि आपका ही फायदा होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैन नवदीप एंड रीमा लैंड टू ईच अदर डायरेक्टली विदाउट द बैंक, व्हाट कुड हैपन इन दैट केस डिस्कस। क्या कह रहे हैं कि क्या नवदीप और रीमा जो हैं ये डायरेक्टली एक दूसरे को पैसा दे सकते हैं बिना बैंक के, ऐसे केस के अंदर क्या होगा डिस्कस करो। दे सकते हैं भाई, बिल्कुल दे सकते हैं। नवदीप और रीमा जो हैं एक दूसरे को पैसा दे सकते हैं बिना बैंक के, बिल्कुल दे सकते हैं। लेकिन देखो अगर आप, एग्जाम्पल देता हूं मैं, मान लो आपने ना अपने किसी दोस्त को कोई रुपया उधार दे दिया, तो क्या वो टाइम पे लौटाता है? कई बार क्या होता है वो टाइम पे नहीं लौटाता है, ठीक है ना, वो टाइम पे नहीं लौटाता। तो सेम चीज़ इनके केस में भी हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा अगर बैंक पे आप पैसा जमा कर रहे हो तो आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन आप अगर किसी को उधार दे रहे हो तो हाँ, सेट कर सकते हो आप इंटरेस्ट कि हाँ इतना इंटरेस्ट दे देना मेरे को, लेकिन देने वाले पे होता है वो उतना दे ना दे, ये भी चीज़ होती है, ठीक है। मतलब सिक्योरिटी का इश्यू होता है, सिक्योरिटी का काफ़ी ज़्यादा इशू होता है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप सीधे जाके किसी को पैसा उधार दे रहे हो तो उसमें ना दोनों ही तरफ से दिक्कत होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मान लो आपने किसी व्यक्ति को कोई पैसा, मान लो 10 रुपये आपने अपने दोस्त को उधार दे दिया, अब आप बाद में गए मांगने के लिए कि लाओ मेरा पैसा दो, तो हो सकता है वो कह दे कौन सा पैसा, तुमने मुझे दिया नहीं, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशंस हो सकती हैं, ऐसे मामले हो सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। व्हाट आर बैंक्स एंड व्हाट डू दे डू। बैंक्स क्या होते हैं और ये क्या करते हैं? बैंक हेल्प मेक मॉनेटरी ट्रांजैक्शन इजी बाय ऑफरिंग सर्विसेज सच एज सेविंग, विड्रॉल एंड बोरोइंग मनी। क्या कह रहे हैं कि जो बैंक्स होती हैं ये मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को, यानी कि जो मुद्रा का आदान प्रदान है, इसको ये और भी ज़्यादा आसान कर देते हैं अलग अलग सुविधाओं को, अलग अलग सेवाओं को देकर। जैसे कि सेविंग मतलब आप उसमें पैसा अपना जमा कर सकते हो, विदड्रॉ निकाल सकते हो, बोरोइंग यानी कि आप उधार ले सकते हो। These services are used by a wide range of people including farmers, shopkeepers, nurses and also businesses and institutions. ये जो सर्विसेज होती हैं, ये जो सेवाएं होती हैं, ये बहुत से लोगों द्वारा ली जाती हैं, जैसे कि किसान हो गए, दुकानदार हो गए, नर्स हो गए, व्यापारी हो गए या फिर दूसरे संस्थान। टू यूज़ द सर्विस ऑफ अ बैंक वन फर्स्ट नीड टू ओपन अ बैंक अकाउंट। बैंक की सर्विस का इस्तेमाल करने के लिए, बैंक की सेवाओं का इस्तेमाल करने के लिए आपको पहले एक बैंक अकाउंट उसमें खुलवाना होता है। The person or the business is then called a bank account holder and the bank offers them several services. जिस व्यक्ति ने या जिस बिजनेस ने वो बैंक अकाउंट खुलवाया है उसको बैंक अकाउंट होल्डर कहते हैं, और फिर जो बैंक होती हैं वो इनको अलग अलग सर्विसेज, अलग अलग सेवाएं देती हैं। Let us learn about these services. चलिए इन सर्विसेज के बारे में सीखते हैं। तो सबसे पहला क्या है इसमें? होल्ड डिपॉजिट। A bank accept and hold money deposit that people put into अच्छा ये फिगर है, ठीक है, ये फिगर है पुट इनटू दी बैंक अकाउंट। क्या कह रहे हैं कि जो बैंक्स होती हैं उनमें जो पैसा लोग जमा करते हैं, तो जो बैंक हैं वो उस पैसे को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, उसको वो डिपॉजिट यानी कि जमा कर लेते हैं। दे नॉट ओनली कीप इट सेफ फॉर अस बट ऑल्सो लेंड इट टू बिजनेसेस एंड अदर पीपल। ये जो पैसा है ये हमारे लिए उसको सुरक्षित भी रखते हैं। इसके अलावा ये पैसे को जो अलग अलग व्यापारी हैं, अलग अलग जो लोग हैं, उनको ये उधार में देते हैं। इन रिटर्न द बैंक गिव अस सम एक्स्ट्रा मनी ओवर ए रेगुलर पीरियड। इसके रिटर्न में जो बैंक होता है वो हमको एक रेगुलर पीरियड पे थोड़ा एक्स्ट्रा मनी देता है, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट के रूप में, विच हेल्प्स द अमाउंट ऑफ आवर मनी सेव्ड टू ग्रो ओवर टाइम। जिसकी सहायता से हमने जो अपने अकाउंट में पैसा जमा किया होता है वो समय के साथ थोड़ा थोड़ा करके बढ़ता जाता है।
थ्रू दिस बैंक इनकरेज इंडिविजुअल टू सेव। इसके द्वारा बैंक जो हैं वो लोगों को इनकरेज करते हैं कि वो और पैसा बचाएं। लेट अस अंडरस्टैंड हाउ योर सेविंग वुड सिग्निफिकेंटली इंक्रीज इफ यू सेव फॉर ए लॉन्ग टाइम। चलिए हम लोग ये सीखते हैं, ये जान लेते हैं कि अगर आप लंबे समय तक पैसा बचाते हो तो वो करने से, मतलब लंबे समय तक पैसा बचाने से आपकी जो सेविंग्स हैं वो कैसे बढ़ेंगी। इमेजिन यू गेट 1000 ऑन योर बर्थडे फ्रॉम योर मदर। कल्पना करिए कि आपको आपके जन्मदिन पर, बर्थडे पर आपकी मम्मी ने 1000 रुपये दिए। यू टेक इट टू द बैंक एंड डिपॉजिट इट इन योर अकाउंट। आप इसको बैंक लेकर गए और अपने अकाउंट में आपने इसको जमा करा दिया। द बैंक पे 6% इंटरेस्ट ऑन दिस अमाउंट ईच ईयर इफ यू डोंट विड्रॉ इट। जो बैंक है वो हर साल आपको इस पैसे पर 6% का इंटरेस्ट देगा अगर आप इसको ना निकालो तो। एट द एंड ऑफ 1 ईयर, पहले साल के अंत में, यू विल हैव, आपके पास में कितना रुपए होगा, तो देखो आपके पास जो ओरिजिनल अमाउंट था 1000 रुपये वो तो होगा ही होगा, साथ में इस पे जो 6% का इंटरेस्ट मिला है वो भी आपको मिलेगा। मतलब 1000 का 6% होता है आपका 60 रुपया। ठीक है, मतलब पहले साल के अंत में आपके अकाउंट में कितना हो जाएगा, 1060 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1060 रुपये। ठीक है, अब अगर आप इसको और बढ़ा रहने देते हो तो अब पता है अगले साल इसी पैसे पर आपको 6% और इंटरेस्ट मिल जाएगा। ठीक है ना। अब इस पैसे पर 6% और इंटरेस्ट निकालते हैं तो वो आता है 63.60, यानी कि जो 1060 रुपये आपके अकाउंट में था इसमें 63.60 ये रुपया और जुड़ जाएगा, यानी कि दूसरे साल के अंत में आपके अकाउंट में कितने रुपए हो जाएंगे, 1123.60 इतना रुपया हो जाएगा। ठीक है ना। और अगर आप इसको तब भी नहीं निकालते हो और ऐसे रखे रहने देते हो तो तीसरे साल में अब जो इंटरेस्ट है ना वो इस पैसे पर मिलेगा। ठीक है ना, इस पैसे पर आपको मिलेगा। ऐसे ही आपको इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता जाएगा। ठीक है ना, इसको हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। सो यू अर्न एन इंटरेस्ट नॉट जस्ट ऑन द ओरिजिनल अमाउंट ऑफ 1000 बट ऑन द अमाउंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट अर्न इन दी प्रीवियस ईयर्स। तो आपको जो है अब जो इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब जो अगले साल आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है वो आपके ओरिजिनल अमाउंट 1000 पर नहीं बल्कि 1000 रुपया और पहले साल का जो इंटरेस्ट था उसको मिला के उसका जो 6% आएगा ना वो आपको मिलेगा। मतलब कि इंटरेस्ट पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है ना, इंटरेस्ट को मिला के आपको इंटरेस्ट मिलेगा। As you can see, the interest earned in subsequent years increase। जैसे कि आप देख सकते हो कि अब जो हर साल मिलने वाला इंटरेस्ट है ना ऐसे वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, जैसे कि पहले साल 60 रुपया मिला इंटरेस्ट, दूसरे साल 63 रुपये मिलेगा, तीसरे साल ये बढ़ जाएगा और ये प्रोसेस ऐसे ही चलती रहेगी। दिस प्रोसेस ऑफ अर्निंग इंटरेस्ट ऑन द प्रीवियस इंटरेस्ट इज नोन एज कंपाउंडिंग। ये जो प्रोसेस होती है जिसमें आप पिछले इंटरेस्ट पे आपको इंटरेस्ट मिलता है इसको हम बोलते हैं कंपाउंडिंग। इफ यू कंटिन्यू सेविंग फॉर 12 ईयर्स योर मनी विल ग्रो टू 2012.20। क्या कह रहे हैं कि अगर आप 12 साल तक पैसा बचाते रहते हो तो जो मनी है वो 2012 हो जाएगा। मतलब 1000 जमा किया था और कितना हो गया 2012, ऑलमोस्ट डबल। ठीक है, दिस हाईलाइट हाउ कंपाउंडिंग इज ए पावरफुल फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट दैट हेल्प योर मनी ग्रो एक्सपोनेंशियली ओवर टाइम। ये जो है ये कंपाउंडिंग जो है उसको ये हाईलाइट करता है कि कैसे जो कंपाउंडिंग है ये हमारा एक बहुत ही शक्तिशाली एक वित्तीय हमारा ये कह सकते हो कॉन्सेप्ट है जो कि आपके पैसे को समय के साथ बहुत ज़्यादा बढ़ने में क्या करता है, सहायता देता है। द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग, द स्टोरी ऑफ ए किंग एंड ए सेज। ए किंग फ्रॉम अम्बालापुझा केरला नोन फॉर हिज लव फॉर चेस once challenge a visiting sage to a game। क्या कह रहे हैं कि भाई केरला के अम्बालापुझा से एक राजा अपने चेस शतरंज के लिए, अपने प्यार के लिए बहुत जाने जाते थे। तो एक बार इनसे मिलने कोई साधु आए होंगे तो ये उन्हीं को खेल की चुनौती देते हैं। द किंग ऑफर्ड एनी रिवॉर्ड टू द सेज इफ ही डिफीटेड हिम। जो राजा हैं वो
कोई भी इनाम देने को, साधु को कोई भी इनाम देने को तैयार थे अगर जो साधु हैं वो इनको हरा दे तो। हावेवर द सेज आस्क फॉर सिंपल रिवॉर्ड, लेकिन जो सेज है, जो साधु हैं, वो एक साधारण से रिवॉर्ड की मांग करते हैं, मतलब साधारण से इनाम की मांग करते हैं। 1 grain ऑफ राइस ऑन द फर्स्ट स्क्वायर ऑफ द चेस बोर्ड, चेस बोर्ड के पहले स्क्वायर पर इनको सिर्फ एक दाना चावल चाहिए था। 2 ऑन दी सेकेंड, दूसरे पर 2। 4th ऑन दी थर्ड, तीसरे पर चौथा। डबलिंग ईच टाइम फॉर ऑल 64 स्क्वायर्स, सारे 64 स्क्वायर्स के लिए हर बार ये चीज़ डबल होती जाती। द किंग वॉज सरप्राइज्ड एट द सेज स्मॉल डिमांड एंड अग्रीड, जो राजा थे वो साधु के छोटे से डिमांड को सुनकर बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हुए और वो मान जाते हैं। But he lost the game to the sage and asked his courtier to place the rice grain on each square of the chessboard as promised. ये जो हैं उस खेल को हार भी जाते हैं, साधु जो हैं उस खेल को जीत जाते हैं। तो इसके बाद में जो राजा हैं वो अपने मंत्री से कहते हैं कि वो चेस के शतरंज के हर स्क्वायर पर चावल के दाने रखने शुरू कर दें, मतलब जैसा वादा किया गया था उस हिसाब से रख दें। The 8th square had 128 grains, 8वें स्क्वायर पर 1028 दाने हुए। Which was the last square of the top row, जो कि ऊपर की रो का आखिरी स्क्वायर था। The 9th square had 256 grain, 9th स्क्वायर में 256 दाने थे। 10th में 512 थे, 11वें में 1024 थे एंड सो ऑन, मतलब ये ऐसे आगे बढ़ता गया। बट एज द ग्रेन केप्ट डबलिंग द टोटल ग्रू सिग्निफिकेंटली, लेकिन जैसे जैसे जो अनाज हैं वो दुगने होते गए, डबल होते गए, डबल होते गए, तो जो टोटल है ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया। बाय द 16th स्क्वायर इट वॉज ऑलरेडी 32,768 ग्रेन्स, 16वें स्क्वायर तक ये 32,768 दाने हो चुके थे। एंड बाय द 32nd स्क्वायर ओवर 210 करोड़, और 32वें स्क्वायर तक 210 करोड़ के पार जा चुका था संख्या, ये नंबर। The king realized how powerful exponential growth can be, but only after paying a heavy price. राजा को पता चला कि भाई एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, मतलब कि कई गुना जो ग्रोथ होती है, डबल डबल ग्रोथ जो होती है, ये कितनी ज़्यादा शक्तिशाली होती है, लेकिन इसका पता राजा को बहुत ही कह सकते हो भारी कीमत चुकाने पर ही पता चला। दिस स्टोरी शोज हाउ कंपाउंडिंग वर्क, ये जो स्टोरी है, जो कहानी है, ये दर्शाती है कि कंपाउंडिंग कैसे काम करता है। एंड हाउ स्मॉल अमाउंट कैन ग्रो इनटू लार्ज अमाउंट्स, लार्ज सम्स ओवर टाइम, और कैसे जो छोटे छोटे अमाउंट्स होते हैं, जो छोटे छोटे पैसे होते हैं, छोटी छोटी जो कीमतें होती हैं, वो कैसे समय के साथ में बड़े पैसों में, ज़्यादा पैसों में बदल जाते हैं। थिंक अबाउट इट, हाउ डज वन ट्रैक सो मैनी ट्रांजेक्शंस of deposit and withdrawal? The bank provide a diary-like document called a passbook that keeps a record of all the receipts and payment transaction. This can be updated regularly at the bank. क्या कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति लेन देन, इतने सारे जो लेन देन हो रहे हैं, जो पैसा आ रहा है जा रहा है, इसका ट्रैक कैसे रख सकता है, इसका रिकॉर्ड कैसे रख सकता है। तो इसके लिए जो बैंक्स होती हैं ये एक डायरी जैसा दिखने वाला दस्तावेज आपको देती हैं, जो कि जिसको कि कहते हैं पासबुक। क्या कहते हैं? पासबुक। पासबुक के अंदर आपके लेन देन से जुड़ी हुई सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है ना, सारी चीज़ें होती हैं, कितना पैसा आया है, कितना पैसा गया है, किस पे खर्चा हुआ है, सब कुछ होता है कि पैसा किधर से आ रहा है, किधर को जा रहा है, सब कुछ आपको इसमें देखने को मिलेगा। और आप समय समय पे जाके इसको बैंक के अंदर अपडेट भी करा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आजकल तो जो बैंक्स होती है ना, इनकी अपनी अपनी ऐप होती है, और हर ऐप में एम पासबुक का ऑप्शन होता है। आप उस पर जाके भी सारा अपना ट्रांजैक्शन चेक कर सकते हो, आपको अब बैंक जाने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा आप जब चाहे तब ईमेल के द्वारा जो बैंक स्टेटमेंट होता है ना, उसको मंगा सकते हो, उसमें भी ऐसे ही दिया होता है, ठीक है ना। उसमें भी महीने भर में जो भी आपका, जिस भी महीने का आप बैंक स्टेटमेंट मंगा रहे हो, उसका जो भी खर्चा अर्चा रहता है ना, मतलब जो भी पैसा आया है गया है, सब उसमें होता है, ठीक है दोस्तों।
चलिए, लुक एट द पासबुक इन फिगर 8.7। फिगर 8.7 में जो पासबुक दी हुई उसको देखो। ऑब्जर्व ऑल दी पर्टिकुलर अंडर द एक्सपेंसेस डेबिट एंड इनकम क्रेडिट। क्या कह रहे हैं, डेबिट और क्रेडिट के नीचे जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको देखो। अच्छा, डेबिट जो है वो खर्चे जो होते हैं ना वो इसमें लिखे जाते हैं, और क्रेडिट के नीचे जो पैसा इनकम मतलब जो आया है ना पैसा वो लिखा जाता है। ठीक है, डेबिट माइनस होता है और क्रेडिट प्लस होता है। वाई इज कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इंपॉर्टेंट। जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं, जो आर्थिक लेन देन होते हैं, इनका रिकॉर्ड रखना इंपॉर्टेंट क्यों है? डिस्कस इन दी क्लास। क्लास में इसको डिस्कस करो। तो दोस्तों, जो हमारे ट्रांजैक्शंस होते हैं इनका रिकॉर्ड रखना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि इसी की सहायता से आपको पता चलता है कि आपके बैंक में कितना रुपया बचा हुआ है। इसके अलावा जो भी पैसा आ रहा है जा रहा है वो कहाँ से आ रहा है और आप किधर खर्चा कर रहे हो, और इससे जो आप फिजूल खर्ची करते हो ना उस पर भी नज़र रख सकते हो। ठीक है, कि कहीं फालतू खर्चा तो नहीं हो रहा, इस खर्चे को कम कर दें, उस खर्चे को कम कर दें। कुल मिला के ये आपको हिसाब लगाने में भी, मतलब अपने खर्चे का हिसाब लगाने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प देता है। तो ये दोस्तों फिगर 8.7। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पासबुक की एंट्री दी हुई है। देखो, सबसे पहले 13 तारीख 1 महीना 2025 में क्या आई है? सैलरी आई है। कितनी? 10,500 की। अच्छा, हो सकता है इस व्यक्ति के अकाउंट में पहले से ही 4,500 रुपये हों, तो 10,500 मिलकर कितने? 15,000 रुपये हो गए ना। अब देखो, इसने 6,000 रुपये अपने जहाँ पे भी रह रहा है उसका रेंट दे दिया। ठीक है, चेक के द्वारा, तो 6,000 कट गए, कितने बचे? 9,000 रुपये। अब इसने रीगल सिनेमा पे जाके 1,500 रुपये और खर्चा कर दिए, कितने रुपए बचे? 7,500 बचे। ठीक है, अब ये व्यक्ति जो है ये कॉफ़ी हाउस गया और वहाँ पे इसने 400 रुपया और खर्चा कर दिया, तो अब 7,100 रुपये इसके में बचा हुआ है। अब इसने खुद से 500 रुपये का कैश डिपॉजिट करा है, तो कितने हो गए? 7,600 रुपये। ठीक है, अच्छा 12 रुपये कटे हैं एसएमएस चार्जेस पे। जो बैंक होते हैं ना ये एसएमएस चार्ज बाकी सब पे पैसे काटते हैं। ठीक है, तो 12 रुपये इसके काट लिए, बचे कितने? 7,578। और उसके बाद में अब जो है इंटरेस्ट, इसको बैंक से इंटरेस्ट मिला है कितना? 1,327 रुपये का। तो जो एंड बैलेंस है कितना हो गया? वो 8,915 रुपये का। ठीक है, ऐसी होती है पासबुक। ठीक है दोस्तों, चलिए, ऑफर लोन्स और क्रेडिट। बैंक lend money to borrowers as loan for a specific purpose such as buying a house or vehicle, funding education, etc. क्या कह रहे हैं कि जो बैंक्स होते हैं वो लोगों को पैसा लोन यानी कि उधार में देते हैं किसी काम के लिए, घर खरीदने के लिए, वाहन खरीदने के लिए, या शिक्षा को फंड करने के लिए इत्यादि। Businesses borrows money for purchasing new machinery and raw material, transporting products, launching new products in the market, among other purposes. जो businesses होते हैं, जो व्यापार होते हैं, वो पैसा उधार लेते हैं नई मशीन खरीदने के लिए, कच्चे माल को लेने के लिए, सामान को ट्रांसपोर्ट मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, नए प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने के लिए, कई सारे कामों के लिए। Just as bank pay interest on saving to depositor, they charge interest from borrower on the loans they provided. क्या कह रहे हैं? जैसे जो बैंक होते हैं वो सेविंग्स अकाउंट पर हमको जैसे वो इंटरेस्ट देते हैं ना, वैसे ही अगर कोई उनसे लोन लेता है तो वो लोन लेने वाले पर भी इंटरेस्ट लगाते हैं। मतलब बैंक्स, अगर हम बैंक्स में पैसा जमा कर रहे हैं तो हमको बैंक तो इंटरेस्ट दे ही दे रहा है, मतलब वो इंटरेस्ट हमारे पास रहेगा, हमको मिलेगा। लेकिन जब बैंक लोन देता है ना किसी और को, तो वो उससे भी क्या ले रहा है? इंटरेस्ट ले रहा है। ठीक है, ये बहुत बड़ा तरीका होता है बैंक्स के कमाने का। आफ्टर ए स्पेसिफिक पीरियड, एक निर्धारित समय के बाद में, द बोरोवर्स रीपे द लोन अमाउंट अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक। जो बोरोवर होता है, जिसने उधार लिया होता है, वो लोन अमाउंट को वापस कर देता है, इसके साथ में जो इंटरेस्ट लगा होता है ना उसको, वो भी वो वापस करता है। Don't miss out. The bank pay lower interest rate on saving deposits to depositor and charge a higher interest rates on the loans from the borrowers. This difference in interest rate is the source of income for the banks. Let us understand this through an example. क्या कह रहे हैं? जो बैंक्स होती हैं वो जो
डिपॉजिट हम पैसा करते हैं, मतलब जो डिपॉजिटर्स हैं यानी कि जो हम लोग बैंकों में पैसा जमा कर रहे हैं, तो इस पे जो बैंक्स होती हैं हमको बहुत कम इंटरेस्ट देती हैं, ठीक है। जबकि वो अगर किसी को लोन दे रही हैं दूसरी तरफ, तो वो उस व्यक्ति से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही हैं। मतलब अगर मैं अपना पैसा जमा कर रहा हूँ ना बैंक में, तो मुझे उस पर बहुत कम इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन अगर मैं सेम उसी बैंक से जाके मान लो लोन लेता हूँ, तो मुझे उसके बदले बैंक को बहुत हाई लोन, हाई इंटरेस्ट, बहुत ज़्यादा ब्याज देना पड़ेगा, ठीक है ना। ये जो डिफरेंस होता है इंटरेस्ट रेट में, यही होता है बैंक के इनकम का सोर्स। यहीं से जो बैंक्स है ना, ये पैसा कमाती हैं, ठीक है। चलो इसको एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। तो आनंद ने 200 रुपया अपने बैंक अकाउंट में क्या करा है, डिपॉजिट करा है, और बैंक जो है वो 2% उसके सेविंग पर 2% का क्या दे रही है, इंटरेस्ट दे रही है। बैंक जो है वो उस 200 रुपए को श्रेया को उठा के उसने उधार दे दिया। अब ये श्रेया से 5% का इंटरेस्ट जो है ना वो चार्ज कर रही है। श्रेया जो अमाउंट है उसको जब वापस करेगी तो उसको 10 रुपया इंटरेस्ट के तौर पर और देना पड़ेगा। यानी श्रेया जो है वो बैंक को 210 रुपये अब दे रही है, लेकिन बैंक जो है क्योंकि वो 2% ही आनंद को दे रहा था इंटरेस्ट, तो बैंक जो है वो आनंद को सिर्फ और सिर्फ कितना, 4 रुपया, सिर्फ और सिर्फ कितना, 4 रुपया ही देगी। मतलब कि 10 रुपया इंटरेस्ट बैंक ने कमाया, ठीक है, 4 रुपए जो आनंद था उसको दे दिया, मतलब जो बचा हुआ 6 रुपया है ना, ये किसकी है, बैंक की कमाई हो गई। ये है बैंक की कमाई होगी, ठीक है। और एक तरीके से देखा जाए तो बैंक को इसमें कुछ नहीं करना, उसको बस बिचौलिए का काम करना है, ठीक है ना। देखो जो पैसा था वो आनंद ने दिया था, ठीक है, आनंद के दिए हुए पैसे को बैंक ने उठाया और किसको पकड़ा दिया, श्रेया को पकड़ा दिया। मतलब बैंक यहां अपनी जेब से कुछ पैसा नहीं दे रहा है। अब जो श्रेया जब पैसा लौटाएगी तो उस पर वो इंटरेस्ट भी लौटाएगी। अब जो बैंक है ना वो क्या करेगा, आनंद को उसका पैसा दे देगा और साथ में कुछ इंटरेस्ट दे देगा, और जो बचा हुआ इंटरेस्ट ना वो हो गई बैंक की कमाई, ठीक है, जो कि इस केस में थी कितनी, 6 रुपए की, ठीक। It is important to note that the banks have reserve money and do not lend all the deposit as loans to individuals or businesses। क्या कह रहे हैं कि ये चीज नोट करनी इंपॉर्टेंट है कि बैंक्स के पास में ना रिजर्व मनी होता है, ठीक है। और ऐसा नहीं होता कि बैंक जो है ना सारा रुपया जितना भी उनके पास में होते हैं ना उठा के सारा लोन देते, नहीं, सारा लोन बैंक्स नहीं देते हैं। बैंक्स जो है अपने पास में हमेशा कुछ रिजर्व मनी रखते हैं। किस लिए, इमरजेंसी के लिए। मान लो जिस व्यक्ति ने अपना पैसा जमा किया वो अगले दिन ही आके कह रहा मेरे को पैसा दो, अब बैंक ये तो कहेगा कि नहीं हमने आपका पैसा दूसरे को उधार दे दिया, अब 1 साल बाद आना। ऐसा बैंक नहीं कह सकता। बैंक जो है वो उसका पैसा उसको लौटाएगा, किससे, जो भी उनके पास में रिजर्व होता है ना उससे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। तो अच्छा इसी चीज़ को ये इमेज की सहायता से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आनंद जो डिपॉजिटर था उसने 200 रुपये जमा किया, ठीक है ना। अब बैंक ने उसी 200 रुपये को उठाया और श्रेया को उधार में दे दिया। अच्छा, आनंद को जो बैंक है उसने कहा कि तुम मुझे पैसा दे रहे हो, मैं तुम्हें 2% इंटरेस्ट दूंगा, और उसने श्रेया से कहा मैं तुम्हें पैसा दे रहा हूँ, तुम मुझे 5% इंटरेस्ट देना, ठीक है। और अब जब श्रेया वापस करेगी पैसा तो कितना वापस करेगी, 210 रुपया, ठीक है ना। तो 210 रुपया गया बैंक के पास में। अब बैंक को इसको रुपए देना तो 200 रुपये तो इसका दे देगा, और जो इंटरेस्ट है 4 रुपये वो भी दे देगा। मतलब 210 बैंक के पास आया और इसने दिया 204 रुपया, मतलब 6 रुपये जो बच रहा है वो हो गई बैंक की कमाई। हाउ दी जनधन योजना रेवोल्यूशनाइज बैंकिंग इन इंडिया। जो जनधन योजना थी इसने भारत में बैंकिंग को कैसे रेवोल्यूशनाइज करा। बिफोर 2014 ओनली 15 करोड़ इंडियंस हैड बैंक अकाउंट। 2014 से पहले भारत में मात्र 15 करोड़ लोगों का, भारत में मात्र 15 करोड़ भारतीयों का बैंक अकाउंट था। विद मोस्ट रिलाइंग ऑन कैश, ज़्यादा लोग जो हैं वो कैश के ऊपर निर्भर करते थे। दी प्रधानमंत्री जनधन योजना लॉन्च्ड इन 2014 एम टू गिव एवरी इंडियन स्पेशली लो इनकम अर्नर एक्सेस टू ए बैंक अकाउंट विदाउट रिक्वायरिंग ए मिनिमम बैलेंस और फी। जो प्रधानमंत्री जनधन योजना थी जिसको कि 2014 में चलाया गया था, इसका लक्ष्य था कि हर भारतीय को एक बैंक अकाउंट दिया जाए, ठीक है, बिना किसी मिनिमम बैलेंस और फी के। देखो बैंक में जब आप बैंक अकाउंट खुलवाते हो ना तो आपको एक मिनिमम
अमाउंट जो है वो मेंटेन रखना होता है। जैसे कुछ बैंक्स में होता है 2000 का, मतलब अगर आपने उन बैंक के अंदर अकाउंट खुलवाया है तो आपको 2000 रुपये उसमें रखना ही रखना पड़ेगा, उससे कम आप नहीं रख सकते हो। अगर उससे कम आप रखते हो तो जितने भी पैसे हैं ना वो सारे कट जाते हैं। ठीक, कुछ बैंक में ये 10,000 का होता है, कुछ बैंक में कुछ का होता है, मतलब अलग अलग बैंक में अलग अलग मिनिमम अमाउंट होता है और आपका वो मेंटेन रखना पड़ता है। लेकिन जो प्रधानमंत्री जनधन योजना थी इसमें इसी चीज़ को हटा दिया गया था। इसमें जीरो बैलेंस अकाउंट खुल रहे थे, मतलब अगर आप अकाउंट खुलवा लो उसमें कोई भी पैसा नहीं भी डालते हो तब भी चलेगा, ठीक है ना, ऐसा था इसमें। सिंस देन, तब से ओवर 50 करोड़ अकाउंट हैज़ बीन ओपन, तब से 50 करोड़ अकाउंट जो हैं वो खुल गए, मेनली बाय वुमन, महिलाओं द्वारा मुख्यतः खोले गए। नाउ बैंकिंग सर्विसेज आर यूज्ड बाय पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, अब जो है बैंकिंग सर्विसेज का इस्तेमाल हर कोई कर रहा है, ठीक है। फॉर इंस्टेंस फार्मर बोरोड मनी टू स्टार्ट ए स्मॉल बिजनेस और एक्सपैंड देयर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, उदाहरण के लिए किसान जो हैं वो पैसा उधार लेते हैं छोटे व्यापार को शुरू करने के लिए या अपनी जो कृषि है, कृषि गतिविधियां उन्हीं को और आगे बढ़ाने के लिए। वर्कर्स रिसीव देयर वेजेस डायरेक्टली इनटू देयर बैंक अकाउंट, जो वर्कर्स हैं, जो कारीगर हैं, उनको उनका जो पैसा है वो सीधे किसमें, बैंक अकाउंट में मिल रहा है। एंड स्टूडेंट हु परफॉर्म वेल एकेडमिकली रिसीव स्कॉलरशिप्स फ्रॉम इंस्टीट्यूशन इनटू देयर अकाउंट, और वो छात्र जो कि अच्छा एकेडमिकली परफॉर्म करते हैं उनको स्कॉलरशिप का जो पैसा है वो सीधे उनके अकाउंट में ही मिलता है। Such direct transfer have reduced middleman and ensured the timely disbursement of funds. ऐसा जो ट्रांसफ़र है इसने मिडिलमैन, मतलब बिचौलिए जो बीच का आदमी होता है ना, उसको ख़त्म कर दिया और समय से जो भी पैसा है वो अपनी जगह पहुंच जाता है। अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपार्ट फ्रॉम बैंक्स, इंडियन पोस्टल ऑफिस offer a variety of financial services including saving schemes such as National Saving Certificates, NSC, किसान विकास पत्र अकाउंट एंड सुकन्या समृद्धि अकाउंट्स। क्या कह रहे हैं कि भाई बैंकों के अलावा भारत की जो डाक सेवा है ये भी कई सारे फाइनेंशियल सर्विसेज को देती है, कई सारी आर्थिक सेवाओं को ये देती है, जिसमें आपकी जो सेविंग स्कीम्स हैं जैसे कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, NSC, किसान विकास पत्र अकाउंट और सुकन्या समृद्धि अकाउंट ये शामिल हैं। देयर वास्ट नेटवर्क एंड प्रेजेंस इवन इन रिमोट लोकेशन मेक दैम अ पॉपुलर सेविंग ऑप्शन। जो भारतीय डाक है ये बहुत फैला हुआ है, ठीक है, दूर दराज के क्षेत्रों में भी आपको भारतीय डाक देखने को मिल जाएगा। तो इनका यही जो फैला हुआ नेटवर्क है, इनकी यही जो फैली हुई मौजूदगी है दूर दराज के क्षेत्रों तक, ये इनको एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन बनाते हैं सेविंग्स का। There also exist other financial institutions that support specific sectors, और भी कई सारे हमारे आर्थिक संस्थान हैं जो कि अलग अलग सेक्टर्स को सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए द इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया फंड बिजनेसेस इन एरियाज लाइक पावर एंड टेक्सटाइल। उदाहरण के लिए जो इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है ये पावर और टेक्सटाइल के फील्ड में, इनके एरियाज में जो व्यापार होते हैं उनको ये फंडिंग देता है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, NABARD, support rural development by funding banks that give loans for farmers, village industries and infrastructure like road and irrigation. नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जो है ये ग्रामीण जो क्षेत्रों में जो विकास हो रहा है उसको ये सपोर्ट करता है, ठीक है ना। जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनके विकास के लिए ये बैंकों को फंडिंग देता है, उन बैंकों को फंडिंग देता है जो कि लोन देते हैं कृषि के लिए, खेती बाड़ी के लिए, गांव के किसी उद्योग के लिए, सड़क और सिंचाई जैसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इनके लिए। With numerous banks and financial institutions, it is essential to have clear rules and regulation that everyone follows. But who set these regulation? क्या कह रहे हैं, इतने सारे बैंक्स और इतने सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के होने की वजह से ये भी बहुत ही ज़रूरी है कि साफ साफ नियम कानून बनाए जाएं जिसका हर कोई पालन करेगा। लेकिन कौन इन नियम कानूनों को सेट करेगा? तो यहाँ पे आते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
कौन आता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इन्हीं का काम होता है इंडियन बैंकिंग सिस्टम को सुपरवाइज करने का। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, इज द बैंक दैट सुपरवाइजेज द इंडियन बैंकिंग सिस्टम। जो आरबीआई है यानी कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ये वो बैंक है जो कि इंडियन बैंकिंग सिस्टम को सुपरवाइज करता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंडिया सेंट्रल बैंक। इसको इंडिया का सेंट्रल बैंक भी कहा जाता है। कंट्रीज हैव सेंट्रल बैंक विच सुपरवाइज एंड मैनेज पॉलिसीज रिलेटेड टू देयर बैंकिंग सिस्टम। क्या कह रहे हैं कि भाई देशों में सेंट्रल बैंक्स होते हैं जो कि उनके बैंकिंग सिस्टम से जुड़ी हुई जो भी नीतियां होती हैं, जो भी पॉलिसीज़ होती हैं, उनको ये सुपरवाइज करते हैं और मैनेज करते हैं। आरबीआई वॉज स्टैब्लिश इन 1935। आरबीआई को 1935 में इसकी स्थापना करी गई थी एंड परफॉर्म सम ऑफ द फंक्शन ऑफ ए सेंट्रल बैंक। और ये सेंट्रल बैंक के कुछ फंक्शंस किया करता था। आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद में, द आरबीआई वॉज ट्रांसफर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आरबीआई जो है ये भारत सरकार को दे दिया गया एंड हैज़ बीन फंक्शनिंग एज बैंकर ऑफ बैंक्स द सेंट्रल बैंक सिंस 1949। और तब से ये 1949 से बैंकर्स का बैंक मतलब बैंकों का बैंक के रूप में, सेंट्रल बैंक के रूप में ये काम करता है। It maintains account of other banks and facilitate exchange of fund between them। ये दूसरे बैंक्स के अकाउंट्स को मेंटेन करता है और उनके बीच में फंड के एक्सचेंज को करवाता है ये। It also provide loan to banks and government। इसके अलावा ये बैंकों को और सरकारों को लोन देता है। मतलब ये जो आरबीआई है ये बैंकों को लोन देता है और सरकारों को लोन देता है। आरबीआई सेट रूल्स एंड रेगुलेशन। आरबीआई जो है वो रूल्स और रेगुलेशंस को सेट करता है किसके रिगार्डिंग? प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग इंडियन करेंसी लाइक बैंक नोट। जो इंडियन करेंसी है उसके डिस्ट्रीब्यूशन, उसके प्रिंटिंग को लेकर जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो आरबीआई ही सेट करता है। इसके अलावा जो इंटरेस्ट रेट है ना उसको भी फिक्स करने का काम किसका होता है? इसी का होता है, आरबीआई का ही होता है। इंटरेस्टिंगली द एंट्रेंस of the RBI office in Delhi is flanked by the statue of Yaksha and Yakshini. According to Hindu mythology, Yaksha belong to class of demigods who act as a guard of treasures for Kuber, the god of wealth। क्या कह रहे हैं कि भाई जो एंट्रेंस है दिल्ली के आरबीआई ऑफिस का, जो एंट्रेंस है, आने का जो द्वार है, उस पे यक्षा और यक्षिणी की मूर्तियां बनी हुई हैं। हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से यक्षा जो हैं ये एक डेमीगॉड हैं जो कि कुबेर के खजाने को गार्ड करने का काम करते हैं, उसकी रक्षा करने का काम करते हैं। कुबेर कौन है? गॉड ऑफ वेल्थ, धन के देवता। आरबीआई कुड बी कंपेयर्ड टू कुबेर। आरबीआई को कुबेर से कंपेयर किया जा सकता है विथ इट्स सोल राइट ऑफ इशूइंग करेंसी एंड बीइंग बैंकर ऑफ बैंक्स। जो आरबीआई होता है इसी के पास सोल राइट होता है करेंसी को इशू करने का। जो करेंसी है यानी कि जो पैसा है इसको इशू करने का जो सोल राइट है, इकलौता राइट है, वो आरबीआई के ही पास में है और ये बैंकर्स का बैंक है, इसीलिए इसको कुबेर से भी कंपेयर किया जा सकता है। थिंक अबाउट इट। इन एंशिएंट इंडिया टेम्पल एक्ट लाइक बैंक। प्राचीन भारत में जो टेम्पल्स थे यानी कि जो मंदिर थे वो बैंक के रूप में काम किया करते थे। ऑल्दो दे डिड नॉट एक्सेप्ट पब्लिक डिपॉजिट लाइक मॉडर्न बैंक्स, दे लैंड मनी टू आर्टिजन्स, मर्चेंट एंड लोकल गवर्नमेंट फॉर बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या कह रहे हैं कि भाई वैसे तो ये पब्लिक से पैसा डिपॉजिट नहीं कराया करते थे, लेकिन ये मॉडर्न बैंक्स की तरह ही जो कारीगर होते हैं, जो व्यापारी होते हैं और जो स्थानीय सरकारें होती हैं उनको निर्माण करवाने के लिए ये उधार दिया करते थे। Contracts between the temples and the concerned party were etched on the copper plate। क्या कह रहे हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते थे मंदिरों के बीच में और जो कंसर्न पार्टी होती थी जो उनसे उधार ले रहा होता है उनके बीच में, उसको कॉपर प्लेट के ऊपर इन कॉन्ट्रैक्ट्स को ऐसे छपवाया जाता था। These have survived to give us glimpse of how they function। ये सर्वाइव कर गए हैं, खुशी की बात है कि ये कुछ सर्वाइव कर गए हैं जिससे कि हमको उस समय ये कैसे फंक्शन किया करते थे उसकी हमें झलक देखने को मिलती है। One such example is an inscription from Kodumbalur in Tamil Nadu dating back to 13th century। ऐसा एक
एग्जाम्पल, ऐसे एक इंस्क्रिप्शन का एग्जाम्पल हमें मिलता है कोडुम्बालूर तमिलनाडु से, जो कि 13th सेंचुरी मतलब इतना पुराना है, which refers to the community that borrowed money from तेरुमुदु कुन रामू दैया नायनर टेम्पल विद एन एग्रीमेंट टू पे इंटरेस्ट। क्या कह रहे हैं कि भाई इसमें एक समुदाय है जो कि इस टेम्पल से, भाई बहुत बड़ा टेम्पल का नाम है, दोबारा नहीं ले पाऊंगा मैं, इस टेम्पल से इन्होंने पैसा बोरो करा था, ठीक है, और अग्रीमेंट है कि कुछ इंटरेस्ट इस पर वो पे करके इसे लौटाएंगे। पेमेंट मोड्स एंड सिस्टम। पेमेंट मोड्स एंड सिस्टम आर अनदर की पार्ट ऑफ फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर। पेमेंट मोड यानी लेन देन के मोड यानी कि अलग अलग माध्यम, और इनका जो सिस्टम है, इनका जो पूरा तंत्र है, ये एक और बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है वित्तीय अवसंरचना का। दे हेल्प विद द ट्रांसफर ऑफ मनी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ये हेल्प करते हैं पैसे को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक आने ले जाने में। सम ऑफ द मोड्स ऑफ पेमेंट इंक्लूड कैश, चेक एंड डेबिट कार्ड। कुछ पेमेंट के हमारे मोड्स हैं कैश, चेक और डेबिट कार्ड। However, payment systems such as the Unified Payment Interface (UPI) have become popular as a quick and convenient way to transfer money today. लेकिन पेमेंट सिस्टम जैसा कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई जो है, ये आजकल काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर बन गया है, काफ़ी कन्वीनियंट, काफ़ी जल्दी इससे आप पैसे को आज ट्रांसफ़र कर सकते हो। लेट अस लर्न मोर अबाउट दैम। चलिए इनके बारे में और सीख लेते हैं। But first, let us understand how account holders can withdraw cash from the bank deposit। लेकिन चलिए पहले ये समझ लेते हैं कि कैसे जो अकाउंट होल्डर्स हैं वो अपने बैंक डिपॉजिट से कैश निकाल सकते हैं। Generally, savings can be withdrawn from the bank account through multiple methods। आमतौर पे आप कई सारे मेथड्स का यूज़ करके अपने बैंक अकाउंट से पैसा निकाल सकते हो। पहला क्या है, वन कैन फिल आउट द विड्रॉल स्लिप एट द बैंक। बैंक में जाओगे, वहाँ एक विड्रॉल स्लिप होती है, उसको भर दो, ठीक है, उसको कैश काउंटर पे जमा कर दो, ठीक है, और उसके बाद में वो आपको कैश जो है वो दे देंगे। जो बैंक है ना वो आपको कैश दे देंगे और वो जो कैश है वो आपके अकाउंट से काट लिया जाएगा, ठीक है। You can try filling one for yourself at the end of this chapter। इस चैप्टर के अंत में एक विड्रॉल स्लिप दी हुई है, आप उसको खुद से भरने का ट्राई कर सकते हो। सेकेंड इसमें क्या है, बैंक ऑल्सो प्रोवाइड डेबिट कार्ड्स टू कस्टमर्स व्हेन दे ओपन एन अकाउंट। जब भी कस्टमर्स अकाउंट ओपन करते हैं तो इनको डेबिट कार्ड दिया जाता है, ठीक है। अब आप डेबिट कार्ड का यूज़ करके सीधे जो एटीएम होता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, उससे कैश को निकाल सकते हो किसी भी समय, ठीक है। ये सेल्फ सर्विस मशीन होती है, एक मिनी बैंक की तरह होती है, 24/7 मतलब 24 घंटा ये अवेलेबल होती है। और ये पब्लिक प्लेस जैसे कि बस डिपोट, लोकल शॉपिंग मार्केट, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, मॉल, इन सब में ये उपलब्ध होती है, ठीक है। टू विड्रॉ कैश, कैश निकालने के लिए वन हैज़ टू इंसर्ट देयर डेबिट कार्ड इनटू द मशीन एंड इनपुट द पिन, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर एंड द एग्जैक्ट अमाउंट टू बी विड्रॉ। पैसे निकालने के लिए आपको पहले तो अपना कार्ड डालना है मशीन में, ठीक है, उसके बाद में पिन डालना है और जितना रुपया निकालना है वो आपको डाल देना है, ठीक है, और इतना कर दोगे तो जो पैसा है वो आराम से निकल आएगा। हाउ कैन मनी बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर। क्या कह रहे हैं कि हम एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पहले दिया हुआ है चेक। अ चेक इज़ ए पेपर इंस्ट्रूमेंट दैट अलाउज यू टू पे समवन डायरेक्टली फ्रॉम योर बैंक अकाउंट। जो चेक होती है ये एक पेपर इंस्ट्रूमेंट होता है, मतलब ये कागज़ का कह सकते हो एक तरीके से एक औजार होता है जिसकी सहायता से आप किसी को सीधे अपने बैंक अकाउंट से पैसा दे सकते हो। दी बैंक प्रोवाइड अ चेक बुक विथ मल्टीपल चेक। जो बैंक होता है वो आपको चेक बुक देता है जिसमें कई सारी चेक्स होती हैं। टू पे 5,000 टू योर रुपीज़ रोहन, यू राइट अ चेक विद द एग्जैक्ट अमाउंट, रोहन्स नेम एंड योर सिग्नेचर। अपने दोस्त रोहन को 5,000 रुपये देने के लिए आप चेक में पहले तो एग्जैक्ट अमाउंट भरोगे, रोहन का नाम डालोगे और अपना सिग्नेचर करोगे।
रोहन कैन देन डिपॉजिट द चेक इन हिज बैंक। रोहन जो है वो इस चेक को अपने बैंक में जाके लगा सकता है। द अमाउंट गेट विड्रॉल डिबिटेड फ्रॉम योर अकाउंट एंड ट्रांसफर क्रेडिट टू रोहन्स बैंक अकाउंट। जो अमाउंट है, जो पैसा है, वो आपके अकाउंट से विड्रॉन मतलब निकाल दिया जाएगा और रोहन के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, रोहन के अकाउंट में डाल दिया जाएगा। अच्छा, इस तरीके की हमारी जो चेक होती है ना वो ऐसे दिखती है। ठीक है, तो चेक के ऊपर पहले तो यहाँ डेट होती है, यहाँ पे आपको पहले डेट डालना है, मंथ डालना है, साल डालना है। ठीक है, उसके बाद में आप पे किसको कर रहे हो, किस व्यक्ति को देना चाह रहे हो, उसका नाम डालो। कितना रुपया देना चाह रहे हो, तो यहाँ पे ना आपको मनी जो है वो स्पेलिंग में लिखनी होती है। ठीक है, वर्ड्स में लिखनी होती है। यहाँ पे मनी आपको नंबर्स में एग्जैक्ट लिखनी होती है। यहाँ पे आपके अकाउंट नंबर पड़ा होता है। ठीक है, और आपको ना यहाँ पे ऐसे साइन मारना रहता है, खुजर 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 करके यहाँ पे आप साइन मारोगे इधर। ठीक है, यहाँ पे साइन मारोगे और नीचे और भी चीज़, जैसे चेक का नंबर नीचे लिखा होता है। ठीक, चलो। द ट्रांसफर और पेमेंट ऑफ मनी थ्रू अ चेक रिक्वायर फिजिकली विजिटिंग अ बैंक एंड टेक्स टाइम। क्या कह रहे हैं कि चेक के द्वारा जो पैसा ट्रांसफर करा जा रहा है, जो भी लेन देन करी जा रही है, उसमें समय लगता है क्योंकि हम फिजिकली बैंक जाते हैं। हाउएवर इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ पेमेंट अलाउ इंस्टेंट ट्रांसफर फ्रॉम वन सेंडर्स अकाउंट टू द रिसीवर्स अकाउंट। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक मोड होते हैं, लेन देन के जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम होते हैं, उनके द्वारा हम तुरंत लेन देन कर सकते हैं। तुरंत पैसे को हम भेजने वाले के अकाउंट से लेने वाले के अकाउंट में भेज सकते हैं। These are called इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मैथड। इनको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मैथड कहते हैं। सम ऑफ विच आर डिस्कस बिलो। इनमें से कुछ को नीचे डिस्कस करा गया है, जिसकी पहला है डेबिट कार्ड एंड पॉइंट ऑफ सेल POS मशीन। डेबिट कार्ड कैन बी यूज टू मेक पेमेंट एट रिटेल स्टोर सच एज ग्रोसरी और क्लोथिंग स्टोर एंड केमिस्ट। क्या कह रहे हैं कि आप डेबिट कार्ड, मतलब आपको जो डेबिट कार्ड दिया गया है, आप उसका यूज़ कर सकते हो पेमेंट करने के लिए। ठीक है ना, किराना दुकान में या फिर कपड़े की दुकान में या फिर केमिस्ट के यहाँ पे आप डेबिट कार्ड का यूज़ करके पेमेंट कर सकते हो। ऑन वन हैंड दे हेल्प withdraw cash from ATM as seen above, and on the other hand they enable the transfer of money from customers to the store owner। क्या कह रहे हैं कि भाई आप उन्हीं डेबिट कार्ड से एक तरफ तो आप ATM से पैसा निकाल सकते हो, वहीं दूसरी तरफ आप उन्हीं डेबिट कार्ड से दुकानों में जाके पेमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, आप दुकानों में जाके पेमेंट कर सकते हो दुकानदारों को। Customers use their debit card by swiping or inserting it into a POS machine। कस्टमर जो हैं वो अपने डेबिट कार्ड का यूज़ करते हैं, जो POS मशीन होती है ना, उसमें स्वाइप करके या इंसर्ट करके, फिर उसके बाद में जो अमाउंट होता है उसको वो डालते हैं और उसके बाद में उनको अपना पिन डालना होता है। ठीक है, और फिर अच्छा, इसमें ये भी दिया हुआ है कि जो कैशियर है वो उसमें जो अमाउंट है वो डाल देगा और जो कस्टमर्स होते हैं वो अपना पेन एंटर कर देते हैं और जो अमाउंट होता है वो तुरंत कस्टमर के अकाउंट से कट जाता है। ठीक है, अगला अध्याय है इंटरनेट बैंकिंग, जिसको हम लोग नेट बैंकिंग भी कहते हैं। अनदर इलेक्ट्रॉनिक टूल फॉर मनी ट्रांसफरिंग इज इंटरनेट बैंकिंग और ऑनलाइन बैंकिंग विच अलाउ अकाउंट होल्डर टू चेक बैलेंस एंड transaction history and transfer money through the bank's website or mobile application using a computer or a smartphone। क्या कह रहे हैं कि नेट बैंकिंग जो है ये एक और हमारा पैसा ट्रांसफ़र करने का ये एक इलेक्ट्रॉनिक टूल होता है। ठीक है, इसको नेट बैंक या ऑनलाइन बैंकिंग कहा जाता है। इसके सहायता से जो अकाउंट होल्डर होता है वो अपने बैलेंस को चेक कर सकता है, ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री को चेक कर सकता है या पैसा ट्रांसफ़र कर सकता है। ठीक है, और ये आप बैंक के वेबसाइट से या फिर जो मोबाइल एप्लीकेशन होती हैं उनसे आप जाके ये चीज़ कर सकते हो। बैंक कंप्यूटर से या स्मार्टफोन दोनों से ही आप इसको कर सकते हो। नेक्स्ट आपका दिया है मोबाइल पेमेंट। Additionally, digital payment are made through mobile phones using digital payment applications such as Beam, which is based on the Unified Payment Interface UPI payment system। क्या कह रहे हैं कि इसके अलावा जो डिजिटल पेमेंट है वो आप मोबाइल्स के द्वारा भी कर सकते हो। ठीक है ना, भीम जैसे जो एप्लीकेशन होते हैं, जो ऐप होते हैं जो कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी UPI का यूज़ करते हैं, इनका यूज़ करके भी आप अपने फ़ोन से पेमेंट कर सकते हो। UPI इनेबल ईजियर एंड क्विकर डिजिटल मनी ट्रांसफ़र यूजिंग ए QR कोड और द फ़ोन नंबर ऑफ द रिसिपिएंट।
यूपीआई का यूज़ करके हम बहुत ही आसानी से और बहुत ही तेज़ी से पैसे को डिजिटली ट्रांसफ़र कर सकते हैं क्यूआर कोड का इस्तेमाल करते हुए, या फिर जिस व्यक्ति को पैसा भेजना है ना उसके फ़ोन नंबर का इस्तेमाल करते हुए, अलाउइंग क्विक पेमेंट एंड रिसिप्ट, जिससे कि हम जल्दी ही पेमेंट कर सकते हैं या पैसा ले सकते हैं। इट रिड्यूस द नीड फॉर फिजिकल पासबुक अपडेट, इससे फिजिकल पासबुक के अपडेट की जो ज़रूरत होती है ना वो भी कम हो जाती है, मतलब आपको फिजिकली जाके पासबुक को अपडेट नहीं कराना है। इट अलाउ यूज़र टू चेक बैलेंस एंड ट्रैक ट्रांजैक्शन एनी टाइम ऑन देयर फ़ोन, इसकी सहायता से वो अपने बैलेंस को भी चेक कर सकते हैं और जो लेन देन हो रहा है उसको ट्रैक भी कर सकते हैं किसी भी समय अपने फ़ोन पर। तो दोस्तों ये नेक्स्ट पेज पे यूपीआई कैसे काम करता है वो पूरा दिया हुआ है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे जो कुमार है इसने पीयूष जो कि एक वेजिटेबल वेंडर है उसके क्यूआर कोड को स्कैन करा। अब स्कैन करते ही जैसे ही वो अपनी पिन विन डाल के ट्रांजैक्शन जो है उसको प्रोसेस करेगा, तो सबसे पहले जो ये ट्रांजैक्शन है यूपीआई ट्रांजैक्शन है ये इसके बैंक के पास में जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसकी जो बैंक है वो इन्फॉर्मेशन को, ये जो पूरी रिक्वेस्ट है इसकी इन्फॉर्मेशन को आगे जो एनपीसीआई होता है ना इस पे भेज देगा, ठीक है। और फिर एनपीसीआई जो है वो सारी डिटेल को वेरीफाई करेगा, यूपीआई पिन, यूज़र नेम, इन सब को वेरीफाई करने के बाद में जिस व्यक्ति के अकाउंट में पैसे डालने थे, जो कि यहाँ इस केस में है पीयूष, तो पीयूष के बैंक अकाउंट में फिर जो फंड है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा और पीयूष को जो पैसा है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो ये होती है हमारी पूरी प्रोसेस किसकी, यूपीआई की, ठीक। चलिए, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई, इंडियाज गिफ्ट टू द वर्ल्ड ऑफ पेमेंट सिस्टम। Traditionally, transferring fund from one person's bank account to another person's account required filling out the check with the details of the receiver, dropping it into the bank drop box और handing it over to a bank official। क्या कह रहे हैं कि भाई ट्रेडिशनली यानी कि पुराने तरीकों से, पारंपरिक तरीकों से हम लोग पैसे जो किसी एक व्यक्ति के अकाउंट से दूसरे में ट्रांसफ़र किया करते थे। कैसे किया करते थे, पहले तो उसके लिए चेक भरना होता था, उसमें सारी डिटेल्स भरते थे जैसे कि जिसको दे रहे हैं उसका नाम, अमाउंट, बाकी सब चीज़ें, और उसके बाद में जो चेक थी उसको बैंक का जो ड्रॉप बॉक्स है उसमें डाल दिया जाता था या फिर बैंक के किसी अफसर को जाके दिया जाता था। इट वॉज टाइम कंज्यूमिंग, ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग था, मतलब इसमें समय बहुत ज़्यादा लगा करता था। एंड डिस्करेज ए मेजॉरिटी ऑफ पीपल यूजिंग बैंकिंग सर्विसेज लीडिंग टू हैवी रिलायंस ऑन कैश ड्यू टू विच बिलियंस ऑफ रुपीज़ वर यूज्ड एवरी डे विदाउट ए रिकॉर्ड। और इसकी वजह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और बहुत ज़्यादा इसमें और भी काफ़ी कुछ हैसल होते थे, जिसकी वजह से जो लोग हैं ये बैंकिंग सर्विस का यूज़ नहीं करते थे। ज़्यादा लोग जो हैं वो बैंकिंग सर्विस का यूज़ नहीं करते थे और कैश में जो भी पेमेंट होनी थी वो ज़्यादा कैश में हुआ करती थी, जिसकी वजह से डेली अरबों खरबों जो कैश है उसका आदान प्रदान, लेन देन हुआ करता था बिना कोई रिकॉर्ड के। This changed in 2016 when the National Payment Corporation of India (NPCI) launched UPI, a fast and secure digital payment system that enables transfer of fund। ये सब बदला 2016 में जब नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि NPCI ने UPI इसको लॉन्च करा। ये एक बहुत ही तेज़, एक बहुत ही सुरक्षित डिजिटल मेथड था पेमेंट करने का, फंड्स को ट्रांसफ़र करने का। सी फिगर 8.18 टू लर्न मोर अबाउट दिस विद एन एग्जाम्पल। क्या कह रहे हैं, फिगर 8.18 को देखिए, उसमें एग्जाम्पल की सहायता से इसको और समझाया गया है, अब और समझ सकते हो। Do you see how effortless UPI allowed a digital transaction between कुमार एंड पीयूष? क्या आपने देखा कि कितना एफर्टलेसली, मतलब कितना आसानी से जो UPI है इसका यूज़ करके पीयूष और कुमार के बीच में डिजिटल ट्रांजैक्शन, डिजिटल लेन देन हो पाया। You may remember that during the COVID-19 pandemic, maintaining social distance became essential to prevent the spread of infection। आपको शायद याद होगा कि कोविड-19 के पेंडेमिक के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना कितना ज़्यादा ज़रूरी था ताकि जो इन्फेक्शन है वो ना फैले।
ड्यूरिंग इस पीरियड इस समय काल के दौरान यूपीआई गेन पॉपुलैरिटी फॉर सपोर्टिंग कार्डलेस ट्रांजैक्शंस। इस समय के दौरान यूपीआई को और भी ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली है क्योंकि इसमें आप कैशलेस ट्रांजैक्शन कर सकते थे, मतलब बिना कैश के आप लेन देन कर सकते थे। मोरओवर इट्स यूजर फ्रेंडली डिज़ाइन इन मल्टीपल लैंग्वेजेस मेक इट एक्सेसिबल टू एवरीवन। इसके अलावा इसकी जो यूज़र फ्रेंडली डिज़ाइन थी अलग अलग भाषाओं में, इससे ये सभी के लिए एक्सेसिबल बना, मतलब सभी को इसका यूज़ कर पाया। Think about it. India's digital payment revolution is expanding rapidly across the border. भारत का ये जो डिजिटल पेमेंट का ये रेवोल्यूशन है, ये जो क्रांति है, ये बॉर्डर के पार, सीमा के पार भी काफ़ी तेज़ी से फैल रही है। नेपाल was the first country to adopt India's UPI as a payment platform in 2022. नेपाल जो है वो पहला देश बना जिसने भारत के यूपीआई को पेमेंट की मेथड के तौर में अडॉप्ट करा है 2022 में। टुडे नेशन सच एज यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, फ्रांस, श्रीलंका, भूटान, मॉरिशस एंड सो ऑन have adopted it and more countries are increasingly showing interest. आज कई सारे देश जैसे कि यूएई हो गया, फ्रांस, श्रीलंका, इन सब देशों ने इसको अडॉप्ट करा है और इसके अलावा और भी कई सारे देश जो हैं वो इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। दिस इंस्टेंट, एफिशिएंट एंड सिक्योर सिस्टम इज ट्रूली इंडियाज गिफ्ट टू दी वर्ल्ड ऑफ पेमेंट सिस्टम। ये तुरंत, किफ़ायती और सुरक्षित जो सिस्टम है पेमेंट का, ये वाकई में भारत का एक तोहफा है दुनिया भर के पेमेंट सिस्टम को। स्टॉक मार्केट। प्रीवियसली यू लर्न अबाउट वेरियस मार्केट लाइक रिटेल, होलसेल, ऑनलाइन एंड सो ऑन। इससे पहले आप लोगों ने अलग अलग प्रकार की जो मार्केट्स होती हैं जैसे कि रिटेल, होलसेल, ऑनलाइन इत्यादि के बारे में सीखा। इमेजिन द स्टॉक मार्केट like a giant online bookstore, but instead of buying books, people buy and sell shares. क्या कह रहे हैं कि भाई स्टॉक मार्केट जो होता है उसको एक बड़ी सी ऑनलाइन बुक स्टोर के रूप में इमेजिन करो, लेकिन यहाँ पे लोग बुक्स खरीदने की बजाय क्या खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, शेयर्स को खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं। सपोज यू ओन अ स्मॉल रेस्टोरेंट एंड विश टू एक्सपेंड इट विद ए वेराइटी ऑफ क्विजीन। मान लीजिए आपका एक छोटा सा रेस्टोरेंट है और आप उसको एक्सपैंड करना चाहते हो, आप उसको और बढ़ाना चाहते हो और कई कुजीन्स और कई डिशेस के साथ में। However, if you do not have enough money, you can borrow it from friend in exchange for a share of profit for which they became part owner of your business. लेकिन अगर आपके पास में पर्याप्त पैसा नहीं है तो आप अपने दोस्त से पैसा ले सकते हो अपने रेस्टोरेंट के जो भी उसका प्रॉफिट आएगा उसके शेयर के बेसिस पर, कि आपका दोस्त आपको कुछ रुपए दे दे और इसके बदले जो भी प्रॉफिट आएगा उसका कुछ शेयर यानी उसका कुछ हिस्सा उसको भी दिया जाएगा। ठीक है ना, आप उसको पार्ट ओनर, अपने बिजनेस का पार्ट ओनर मतलब थोड़ा सा हिस्से का ओनर, मालिक बना सकते हो। सिमिलरली अ शेयर इज ए पार्ट ओनरशिप इन अ कंपनी। इसी प्रकार से जो शेयर्स होते हैं ये पार्ट ओनरशिप होती है किसी भी कंपनी में। सो व्हेन यू बाय अ शेयर ऑफ अ कंपनी यू बिकम ए पार्ट ओनर ऑफ दैट कंपनी। तो जब आप किसी भी कंपनी के शेयर को बाय करते हो, खरीदते हो, तो आप उस कंपनी के पार्ट ओनर बन जाते हो ड्यू टू योर इन्वेस्टमेंट, अपने निवेश के कारण। द मोर शेयर यू ओन द हायर योर ओनरशिप। आप जितना ज़्यादा शेयर्स लेते जाओगे उस कंपनी का उतने ज़्यादा आपका ओनरशिप जो है उस कंपनी पे वो बढ़ता जाएगा। इफ़ ए कंपनी इज़ लाइक ए बिग चपाती, ईच शेयर इज़ वन पीस। अगर कंपनी जो है वो एक बड़ी रोटी की तरीके से है तो उसके जो शेयर है, हर एक शेयर जो है वो उसके एक टुकड़े के रूप में है। आ कलेक्शन ऑफ शेयर्स कैन बी रेफर्ड टू एज स्टॉक्स। क्या कह रहे हैं कि भाई शेयर्स के कलेक्शन को हम स्टॉक्स कह के रेफर कर सकते हैं। होल्डिंग स्टॉक्स अलाउ इंडिविजुअल टू पुट देयर सेविंग वेयर दे एक्सपेक्ट टू सी एन इंक्रीज in their value when the share prices increase. On the other hand, issuing shares help companies raise fund for their operation. क्या कह रहे हैं कि भाई स्टॉक्स
होल्ड करने से, मतलब स्टॉक्स को लेने से कोई भी जो इंडिविजुअल है, कोई भी जो व्यक्ति है, वो अपनी सेविंग्स को उस जगह पे लगा सकता है जहाँ पे उसको उम्मीद होगी कि हाँ, अगर वो यहाँ पे अपनी सेविंग्स को, इस स्टॉक में अपनी सेविंग्स को लगाता है तो उसको हो सकता है क्या हो, जो उसने वैल्यू लगाई है उसमें इंक्रीज हो, उसमें बढ़ोतरी हो, जब भी शेयर के प्राइस राइज होंगे, बढ़ेंगे तब। वहीं दूसरी तरफ शेयर्स को इशू करके जो कंपनीज हैं वो फंड रेज कर सकती हैं अपने काम के लिए। फंड रेज यानी कि पैसे को बढ़ा सकती हैं। द एक्चुअल बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स टेक प्लेस एट द स्टॉक एक्सचेंज। जो खरीदना और बेचना होता है शेयर्स का, वो स्टॉक एक्सचेंज में होता है। इन इंडिया, भारत में, द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE was established in 1875 and is one of the oldest stock exchange in the world. भारत के अंदर जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है BSE, इसको 1857 में इस्टेब्लिश, 1875 नहीं, 1875 में इसको इस्टेब्लिश करा गया था और ये दुनिया का बहुत ही पुराने स्टॉक एक्सचेंज में से एक है। बैक देन द शेयर ट्रांजैक्शन वर कंडक्टेड मैनुअली। उस समय जो शेयर ट्रांजैक्शन है वो मैनुअली किए जाते थे, टिकट पेपर का यूज करते हुए, which in the modern world have been replaced by digital transaction using advanced computer and other devices। जो कि मॉडर्न वर्ल्ड में उसको रिप्लेस कर दिया गया है डिजिटल ट्रांजैक्शंस के द्वारा, एडवांस कंप्यूटर का यूज करके और बाकी डिवाइसेस का यूज करके। लाइक कमोडिटी प्राइजेस, शेयर प्राइजेस ऑल्सो राइज एंड फॉल। कमोडिटी यानी कि सामान के दाम की तरीके से शेयर के जो दाम होते हैं वो बढ़ते घटते रहते हैं। When the share price of many company falls simultaneously, it results in a stock market crash। जब कई सारे कंपनियों के शेयर प्राइस एक साथ गिर जाते हैं तो हमारा स्टॉक मार्केट जो है वो क्रैश हो जाता है। ऑन दी अदर हैंड, ए राइज लेड टू ए स्ट्रॉन्ग स्टॉक मार्केट बूम। वहीं दूसरी तरफ अगर राइज होती है, मतलब कई सारे कंपनीज के शेयर्स के जो प्राइजेस हैं वो एकदम से ऊपर उठते हैं, तो हम कहते हैं कि क्या हुआ है, स्टॉक मार्केट बूम। ठीक है दोस्तों, ये देखो, ये जो फोटो दी है ना बगल में, ये एक शेयर सर्टिफिकेट की है पुराने दिनों की। ठीक है, पहले ऐसे पेपर पे लिखा होता था। ठीक है, ऐसे आपको शेयर्स मिला करते थे। ट्रेडिंग शेयर्स कैन ब्रिंग गेन और लॉस। क्या कह रहे हैं भाई, शेयर्स को ट्रेड करने से आपको फायदा नुकसान दोनों हो सकता है। एज देयर प्राइस फ्लक्चुएट ड्यू टू मैनी फैक्टर्स, क्योंकि उनके जो प्राइस हैं वो फ्लक्चुएट होते रहते हैं, ऊपर नीचे आते जाते रहते हैं कई कारणों की वजह से। If a company is doing well and people think it will earn money, its shares become more valuable। अगर कोई कंपनी बढ़िया कर रही होती है और लोगों को लगता है कि ये कंपनी जो है ये खूब पैसे कमाएगी, मतलब इसमें पैसे खूब आएंगे, तो इसके जो शेयर्स होते हैं वो वैल्यूएबल यानी कि कीमती हो जाते हैं, मतलब इनका प्राइस बढ़ जाता है। बट इफ द कंपनी हैज़ प्रॉब्लम लाइक अ बैड प्रोडक्ट, ए वर्कर स्ट्राइक और अ बिग लॉस, फीवर पीपल वांट इट्स शेयर। लेकिन अगर कंपनी में कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि उनका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, वर्कर्स की स्ट्राइक है, कोई बड़ा घाटा हुआ है, तो कम ही लोग उसके शेयर्स को लेना चाहेंगे। सो द प्राइस ऑफ द शेयर ड्रॉप। तो जो प्राइस है उस शेयर का वो क्या होगा, ड्रॉप हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम ए कंपनीज परफॉर्मेंस, गवर्नमेंट पॉलिसीज लाइक ए न्यू रॉ टैक्स रूल्स, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, वॉर और इकोनॉमिक शॉक कैन ऑल्सो कॉज शेयर प्राइस फ्लक्चुएशन। क्या कह रहे हैं कि कंपनी की परफॉर्मेंस के अलावा सरकार की नीतियों में आए बदलाव, कोई नया कानून, कोई नया टैक्स रूल, राजनीतिक अस्थिरता, जंग या फिर कोई अर्थव्यवस्था में आया हुआ झटका जो है, इन सब की वजह से जो प्राइजेस होते हैं शेयर्स के वो फ्लक्चुएट हो सकते हैं, मतलब ऊपर नीचे आ जा सकते हैं। थिंक अबाउट इट, why do companies issue shares and why do people buy them? Are there any benefit of owning shares? देखो क्या कह रहे हैं कि जो कंपनीज होती हैं वो शेयर्स को इशू क्यों करती हैं, लोग उनको क्यों खरीदते हैं, और क्या कोई बेनिफिट होता है शेयर को ओन करने में। तो देखो दोस्तों, कंपनी जो शेयर होते हैं इनको इशू कब करती हैं, जब उनको फंड रेज करने की ज़रूरत होती है, जब उनको पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो वो अपने शेयर्स को क्या करते हैं, इशू करते हैं। ठीक है, अब क्योंकि वो इशू कर रहे हैं तो जो भी लोग उनकी कंपनी के शेयर्स को खरीदेंगे, तो जो पैसा, जिस पैसे को लगा के वो खरीद रहे हैं, वो पैसा किसके पास जाएगा, कंपनी के पास में जाएगा, जिससे कि कंपनी की जो फंड की डिमांड है वो क्या होगी, वो पूरी हो जाएगी।
ठीक है ना। अब क्योंकि उन्होंने शेयर बेचा है तो ये लोन की तरह भी नहीं होता कि उनको बाद में पैसा चुकाना पड़ेगा, तो इसका उनको बाद में पैसा भी नहीं चुकाना। ठीक है, मतलब इसमें कंपनी का ही एक तरीके से फायदा रहता है। ठीक। अच्छा, लोग शेयर्स को क्यों खरीदते हैं? लोग शेयर्स में इसलिए खरीदते हैं, लोग शेयर्स में इसलिए इन्वेस्ट करते हैं ताकि अगर उस शेयर की कीमत भविष्य में बढ़ती है तो उससे क्या हो, उनको उसका फायदा मिले। ठीक है ना। अच्छा, इसमें ना फायदा और नुकसान दोनों होता है। नुकसान क्या होता है? नुकसान ये कि मान लीजिए आपने कोई शेयर खरीदा, अब भविष्य में उसकी कीमत बढ़ने की बजाय और भी ज़्यादा गिर गई। मतलब आपने 100 रुपये का शेयर खरीदा था और अब जो उसकी कीमत है बहुत ज़्यादा गिर गई, कितनी होगी? 20 रुपये की होगी। तो अब आपको घाटा हो गया कि नहीं हो गया? अब आपको 80 रुपये का घाटा हो गया। मतलब जो रुपए डाले थे वो तक नहीं निकले। ठीक है ना। चलिए, फाइनेंशियल फ्रॉड्स एंड हाउ टू प्रिवेंट देम। डिजिटल पेमेंट हैव मेड लाइफ ईजियर। डिजिटल पेमेंट से जो लाइफ है, जो जीवन है, वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया है। बट यूजर्स मस्ट बी बीवेयर ऑफ फ्रॉड एंड स्कैम्स। लेकिन जो यूजर्स हैं, जो डिजिटल पेमेंट यूज़ करने वाले लोग हैं, इनको धोखाधड़ी से सावधान रहने की बहुत ज़रूरत है। फ्रॉडस्टर्स trick people through fake calls or messages to download harmful apps or mislead people into sharing bank details or one-time password OTPs। जो फ्रॉस्टर होते हैं, मतलब ये जो धोखाधड़ी करने वाले लोग होते हैं, ये लोगों को छलते हैं झूठी कॉलों के द्वारा या फिर मैसेजेस के द्वारा, और उनको जो खतरनाक एप्लीकेशंस होती हैं उनको डाउनलोड वो करवाते हैं, या फिर पीपल लोगों को मिसलीड करके उनकी जो बैंक की डिटेल होती है वो निकलवा लेते हैं, या वन टाइम पासवर्ड यानी कि OTP निकलवा लेते हैं। दिस गिव्स देम एक्सेस टू द यूजर्स मोबाइल और कंप्यूटर, इनेबल देम टू स्टील पर्सनल डेटा फ्रॉम द डिवाइस एंड ड्रेनिंग मनी फ्रॉम द बैंक अकाउंट। इससे जो ये फ्रॉडस्टर्स होते हैं, ये जो धोखाधड़ी करने वाले लोग होते हैं, इनको जो यूज़र्स हैं, इनके मोबाइल और कंप्यूटर का एक्सेस मिल जाता है, जिसकी सहायता से वो उनका पर्सनल डेटा चुरा सकते हैं और उनके बैंक अकाउंट से जो पैसा है उसको वो सारा निकाल सकते हैं। इन केस ऑफ फ्रॉड, रिपोर्ट विया हेल्पलाइन 1930 और नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। अगर कभी फ्रॉड होता है तो आपको जो हेल्पलाइन नंबर है 1930, इस पे कॉल करना है, या फिर आप चाहो तो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल जो है, इस पे जाके भी आप जो अपनी समस्या है उसको दर्ज करा सकते हो। ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको इमेज के थ्रू ये चीज़ और बढ़िया समझा रहे हैं कि बीवेयर, सावधान रहो। अपनी कभी भी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि फ़ोन नंबर, अकाउंट नंबर, घर का एड्रेस, पासवर्ड या OTP अनजान लोगों के साथ में शेयर मत करो। ठीक है। कोई भी अननोन लिंक है, कोई भी वीडियो आया है आपको मैसेज के द्वारा, तो उस पर क्लिक मत करो। डोंट स्टोर सेंसिटिव बैंकिंग इन्फॉर्मेशन लाइक अकाउंट, पासवर्ड, डेबिट कार्ड पिन एक्सेट्रा ऑन डिवाइसेस। और डिवाइसेस पे यानी फ़ोन पर हो सके तो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जैसे कि आपका अकाउंट का पासवर्ड हो गया, डेबिट कार्ड पिन हो गया, इन सब चीज़ों को ना स्टोर करो। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये तो हो गया पूरा का पूरा चैप्टर। तो चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले बिफोर वी मूव ऑन के पॉइंट्स के थ्रू थोड़ा सा इस चैप्टर का ना रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है। तो देखो पहला पॉइंट क्या कह रहा है, फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्राइज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक बैंक, पेमेंट सिस्टम, द स्टॉक मार्केट एंड सो ऑन। क्या कह रहे हैं कि जो फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जो हमारे वित्तीय अवसंरचना होती हैं, इनमें आपके वित्तीय संस्थान जैसे कि बैंक हो गया, पेमेंट सिस्टम हो गया, स्टॉक मार्केट हो गया, ये सब आते हैं। ठीक है। निवेश बाजार, ये सब आते हैं इसमें। दीज हेल्प विद फ्लो ऑफ मनी अमंग पीपल। ये जो होते हैं, ये लोगों में जो मनी का फ्लो है ना, उसमें हेल्प करते हैं। बिजनेसेस में, गवर्नमेंट में जो मनी का फ्लो है ना, उसको ये हेल्प करते हैं। कैसे हेल्प करते हैं? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो है, यानी कि वित्तीय जो लेन देन है, उनको स्मूथ बना के। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, इट ऑल्सो प्रमोट सेविंग, क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट दैट बूस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड अल्टीमेटली कॉन्ट्रीब्यूट टू नेशंस प्रॉस्पेरिटी। ये जो होते हैं, ये सेविंग्स, क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट, इसको भी प्रमोट करते हैं, जिससे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो बूस्ट होती हैं, यानी कि जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो और भी ज़्यादा बढ़ती हैं, और इससे जो है वो देश की ही समृद्धि बढ़ती है। मतलब इससे देश की समृद्धि को बढ़ाने में भी इसका बहुत बड़ा क्या होता है, योगदान होता है।
ठीक है ना दोस्तों, इससे देश की समृद्धि और भी ज़्यादा बढ़ती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स को कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर। फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, हाउ डज इट कॉम्प्लीमेंट फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे कॉम्प्लीमेंट करता है। तो दोस्तों फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें आपके बैंक्स, पेमेंट सिस्टम, स्टॉक मार्केट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये सब आते हैं। ठीक है, ये पैसे और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को मैनेज करने में हेल्प करते हैं। ठीक, अच्छा, ये फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को कॉम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं कि जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बनवाने के लिए जो फंड होता है ना, वो इन्हीं की सहायता से जल्दी इधर से उधर आता जाता है। ठीक है ना, जिससे कि जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जल्दी बन पाता है। ठीक, चलो सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ डज हैविंग ए बैंक अकाउंट हेल्प पीपल। बैंक अकाउंट जो होता है ये लोगों की सहायता कैसे करता है। शुड एवरीवन बी रिक्वायर्ड टू हैव ए बैंक अकाउंट, क्या हर किसी के पास में बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है। तो देखो दोस्तों, जो बैंक अकाउंट होता है ये लोगों की बहुत हेल्प करता है। इसमें आप सुरक्षित रूप से अपने पैसे को सेव कर सकते हो। ठीक है, उस पर आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा, पेमेंट्स ले सकते हो और ट्रांजैक्शन यानी कि आप भुगतान भी आसानी से कर सकते हो। हाँ, मेरे हिसाब से हर किसी के पास में बैंक अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि इससे फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो है वो इम्प्रूव होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, व्हाट कुड बी दी पॉसिबल एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेवर्स एंड बोरोवर्स। क्या कह रहे हैं कि भाई क्या फायदे और नुकसान हो सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के सेवर्स और बोरोवर्स दोनों के लिए। तो देखिए दोस्तों, अगर हम सेवर्स की बात करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट बेनिफिशियल है, मतलब उनके लिए फायदेमंद है। क्यों, क्योंकि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट अगर लग रहा होता है तो क्या होता है, तो उसमें ये होता है कि मान लो आपने अपने अकाउंट में कुछ रुपए जमा करे, ठीक है ना, अब साल के एंड में आपको उस पर क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। अब इंटरेस्ट पे जो एक्स्ट्रा रुपए मिला है वो आपके अमाउंट में ऐड हो जाएगा। अब अगले साल जो इंटरेस्ट बनेगा वो जो टोटल अमाउंट था ना आपका ओरिजिनल जमा किया हुआ पैसा प्लस जो इंटरेस्ट था वो, तो अब जो इंटरेस्ट है ना वो उस पे बनेगा। मतलब ये है कि कंपाउंड इंटरेस्ट की वजह से हर साल जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा ना वो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, मतलब आपके पैसे काफ़ी तेज़ी से बढ़ते जाएंगे। लेकिन यही सेम चीज़ ना बोरोवर के लिए, यानी कि जो उधार ले रहा है, जो लोन ले रहा है, उसके लिए बड़े नुकसानदायक है। क्यों, क्योंकि भाई सेम चीज़ उसको अब क्या है, बैंक को पैसा लौटाना है। जितना ज़्यादा समय वो लेगा लौटाने में, उतना ज़्यादा जो इंटरेस्ट है ना वो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। ठीक है ना, हम लोगों ने ऊपर इस चैप्टर में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने एक उसमें क्या बोलते एग्जाम्पल में देखा था कि भाई 12 साल में क्या था, 1000 का 2000 समथिंग कुछ हो जा रहा था। ठीक है, तो मान लो यहीं पे किसी व्यक्ति ने लोन लिया है तो 12 साल में तो उसने जितना लिया होगा उसका डबल हो जाएगा। ठीक है ना, तो जो सेवर्स हैं उनके लिए तो एडवांटेजेस है काफ़ी ज़्यादा कंपाउंड इंटरेस्ट, लेकिन जो बोरोवर्स हैं इनके लिए बिल्कुल भी ये फायदेमंद नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, हाउ डज फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर इनेबल द फ्लो ऑफ मनी बिटवीन हाउस होल्ड एंड बिजनेसेस। कैन यू थिंक ऑफ हाउ गवर्नमेंट कैन फैसिलिटेट दिस फ्लो। क्या कह रहे हैं कि भाई जो फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं ये कैसे हाउस होल्ड और बिजनेसेस के बीच में जो मनी का फ्लो है उसको इनेबल करते हैं। ठीक है, और क्या सरकार जो है इस फ्लो को फैसिलिटेट करने के लिए कुछ कर सकती है। ठीक है, तो देखो दोस्तों, फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर जो होते हैं इससे जो मनी का फ्लो है ना वो काफ़ी हमारा स्मूथ हो जाता है। ठीक, ये हाउस होल्ड्स को, घरों को, बिजनेसेस को, सरकारों को आपस में जोड़ते हैं। ठीक है ना, बैंक्स, पेमेंट सिस्टम, इन सब के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा जो सरकार है वो अपनी स्कीम्स, रूल्स, रेगुलेशन जो भी है उन सब की सहायता से इस फ्लो को और क्या कर सकती है, फैसिलिटेट कर सकती है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। व्हाट कुड बी द रीजन फॉर हायर इंटरेस्ट रेट अर्न ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट एज कंपेयर टू सेविंग्स अकाउंट। क्या कह रहे हैं कि भाई जो फिक्स्ड डिपॉजिट होता है यानी जो एफडी होता है इस पे इंटरेस्ट रेट हायर होते हैं एज कंपेयर टू सेविंग अकाउंट। ऐसा क्यों होता है, इसका क्या कारण है, ये पूछ रहे हैं। तो देखो दोस्तों, फिक्स्ड डिपॉजिट में बेसिकली क्या होता है,
फिक्स डिपॉजिट में आप एक समय के लिए अपने पैसे को किसी चीज पे लगा देते हो, ठीक है। फिक्स डिपॉजिट में आप अपने पैसे को बीच में नहीं निकाल सकते हो, जबकि सेविंग्स अकाउंट में क्या होता है कि जब चाहे तब निकाल सकते हो। बस यही एक बड़ा डिफरेंस होता है कि दोनों के जो इंटरेस्ट रेट है उसमें इतना डिफरेंस है, ठीक है। क्योंकि फिक्स डिपॉजिट में जो पैसा है वो आपके एक टाइम के लिए वो लगा ही लगा है, मतलब उस टाइम से पहले आप उसको निकाल नहीं सकते हो। तो जो बैंक होती हैं वो आपके पैसे को लंबे ड्यूरेशन के लिए लोन पर देते हैं, ठीक है। जबकि सेविंग्स में ऐसा नहीं होता, सेविंग्स में आप कोई भी विड्रॉ कर सकते हो। इसलिए जो बैंक्स होते हैं ना वो आपको इस पे कम इंटरेस्ट देते हैं, क्योंकि उनको भी कम ही इस पे मतलब फायदा हो रहा है एक तरीके से, ठीक। चलो क्वेश्चन 6 पे चलते हैं। साहिल रिसीव्स 10,000 एज ए प्राइज इन ए पोस्टर मेकिंग कंपटीशन। साहिल को 10,000 रुपीज उसने जीते हैं इनाम के रूप में पोस्टर मेकिंग कंपटीशन में। हिज फादर प्रॉमिस टू पे हिम 12% इंटरेस्ट पर ईयर इफ ही डज नॉट स्पेंड द अमाउंट। उसके पापा उसको वादा करते हैं कि वो उसको 12% प्रति वर्ष इंटरेस्ट देंगे अगर वो उस अमाउंट को खर्च ना करे तो। आफ्टर 3 years हाउ मच मनी वुड साहिल है। बताओ 3 साल बाद में साहिल के पास में कितना रुपया होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है कंपाउंड इंटरेस्ट वाला जो क्वेश्चन जैसे हम लोगों ने इससे पहले नहीं करा था चैप्टर में वैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। वैसे आप चाहो तो इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो, अगर आप लोग चाहो तो इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो। एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल ब्रैकेट के अंदर प्लस आर आपका होता है रेट अपॉन में 100 और टी जो टाइम होता है ना वो यहाँ पे पावर जाएगा। पी प्रिंसिपल क्या होता है, यहाँ पे 10,000 रुपये हो जाएगा, रेट आपका 12% हो जाएगा और टाइम आपका 3 साल पे हो जाएगा, ठीक है। अब आपको इसको यहाँ पे डाल के सॉल्व करना है। तो चलो भाई 10,000, ठीक, इसके बाद में ब्रैकेट लगाओ 1 + 12 अपॉन में 100 और टी आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको आप सॉल्व करोगे, यहाँ कुछ नहीं है 1 ले लेते हैं तो नीचे वाला आपका 100 हो जाएगा और ये 12 नहीं ये 100 हो गया, 12 हो गया, 112 हो गया। तो ये आपका हो जाएगा बराबर 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 112 अपॉन में 100 की पावर 3, ठीक है। तो एक काम करते हैं 100 को यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। 100 को डिवाइड कर लेते हैं यहीं पे, तो ये आपका हो जाएगा 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.12 जिसकी पावर है 3, ठीक है। अब आप इसको जब सॉल्व करोगे, अब आप जब इसको सॉल्व करोगे तो जो आंसर है वो आपका आएगा 14,049.28, ठीक है। ये आने वाला है, ठीक है ना दोस्तों, ये आने वाला है इसका आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है, हाउ डज द स्टॉक मार्केट हेल्प मोबिलाइज द सेविंग ऑफ इंडिविजुअल। जो स्टॉक मार्केट होते हैं वो किसी भी इंडिविजुअल किसी व्यक्ति की जो सेविंग्स होती है उसको मोबिलाइज करने में कैसे हेल्प करते हैं। इन व्हाट वे डू कंपनीज बेनिफिट बाय इशूइंग शेयर टू पीपल। और जो कंपनीज होती हैं वो उनको क्या फ़ायदा होता है, उनको किन तरीक़ों से फ़ायदा होता है शेयर्स को इशू करके, ठीक है। तो देखिए स्टॉक जो होता है, स्टॉक मार्केट जो होता है इसमें लोग जो है वो अपनी सेविंग्स को आके लगाते हैं, ठीक है ना, लगाते हैं। बेसिकली वो स्टॉक्स पे शेयर्स पे क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, मतलब शेयर्स को वो खरीदते हैं। अच्छा कंपनियों का इसमें क्या फ़ायदा होता है, कंपनियों का यही फ़ायदा होता है कि वो अपने काम के लिए फंड रेस कर पाती हैं। भाई उनको जब पैसा चाहिए होता है तभी तो कंपनीज अपने जो शेयर्स उनको इशू करती कि नहीं करती हैं, करती है ना। तो इससे इनके क्या बोलते हैं, इनका जो भी इनको जितनी भी पैसे की ज़रूरत होती है ना वो इनकी जो डिमांड होती है वो पूरी हो जाती है, ठीक है। मतलब कंपनियों की पैसों की मांग पूरी हो जाती है बिना बैंक से लोन लिए हुए, बिना उधार लिए हुए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है, हाउ कैन वी बैलेंस द कन्वीनियंस ऑफ डिजिटल पेमेंट विद द रिस्क ऑफ साइबर फ्रॉड। क्या कह रहे हैं कि भाई जो डिजिटल पेमेंट कि जो कन्वीनियंस है यानी कि इसका जो हमें आराम मिलता है इसको हम साइबर फ्रॉड के रिस्क के साथ में कैसे बैलेंस कर सकते हैं। तो देखो दोस्तों हमेशा इसे दिमाग में बैठा रहनी है कि पहली चीज़ तो आप जो अपने पासवर्ड्स बनाते हो उसको स्ट्रांग बनाओ, मजबूत बनाओ। किसी के साथ में भी OTP शेयर मत करो। अगर कोई फ्रॉड कॉल आती है या कोई आपके साथ में फ्रॉड करने की कोशिश करता है तो उसको तुरंत रिपोर्ट करो, ठीक है ना, उसको आप तुरंत रिपोर्ट करो। OTP मत शेयर करना, किसी प्रकार का कोई पासवर्ड किसी के साथ में शेयर मत करना, कोई अननोन लिंक आ रही है तो उस पर क्लिक मत करना, कोई अननोन ऐप
भी उस पर भी क्लिक मत करना, उसको डाउनलोड मत करना। और अगर कभी आपके साथ में किसी प्रकार का कोई फ्रॉड होता है तो 1930 1930 इस पर आपको कॉल करना है, या फिर जो पोर्टल है, साइबर क्राइम पोर्टल है, उस पर जाके आपको कंप्लेन करनी है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्या है? आस्क योर फैमिली मेंबर और नेबर अबाउट। आपको अपने परिवार के सदस्य या पड़ोसी से पूछना है। किसके बारे में पूछना है? हाउ दे सेव मनी, वो अपने पैसे को कैसे सेव करते हैं। वेदर दे यूज यूपीआई, एटीएम और चेक, द काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन दे परफॉर्म थ्रू यूपीआई, डू दे फाइंड यूपीआई बेटर देन यूजिंग कैश और नॉट, वाई। वो किसको यूज करते हैं? यूपीआई, एटीएम, चेक किसको वो यूज करते हैं, और उनको जो यूपीआई है क्या वो कैश से बेटर लगता है या नहीं, क्यों, ये भी आपको पता करना होगा। इफ़ दे और दियर एक्वेंटेंस हैव एक्सपीरियंस डिजिटल फ्रॉड, क्या उन्हें या फिर उनके किसी जानने वाले को डिजिटल फ्रॉड का सामना करना पड़ा है। फॉर इंस्टेंस, कोई फेक कॉल आया है जो कि मतलब या फिर कोई मैसेज आया है जो कि आपसे बैंक डिटेल मांग रहा है। वॉट डू दे डू व्हेन दे रियलाइज इट वॉज अ स्कैम, उन्होंने क्या करा जब उनको यह आभास हुआ कि वो स्कैम है। एंड वॉट डिड दे लर्न फ्रॉम दैट एक्सपीरियंस, और उस एक्सपीरियंस से इन्होंने क्या सीखा। समराइज योर फाइंडिंग इन अ टेबल और शॉर्ट रिपोर्ट। आप जो कुछ भी मतलब आप बात करके जो कुछ भी पाओगे उसको आपको टेबल में या फिर छोटी सी रिपोर्ट में तैयार करना होगा। शेयर वन सरप्राइजिंग इनसाइट विद योर क्लास, और अपने क्लास के साथ में आपको एक इनसाइट भी शेयर करनी है। ठीक है, तो आपको ना यहाँ पे सिंपल सी एक रिपोर्ट टाइप की बना देनी है। ठीक है, देखो मैं ना अपने बारे में आपको बताता हूँ, मतलब मैं अपने से इनके आंसर सोच रहे बताता हूँ। तो देखो मेरे फैमिली में ज़्यादा जो लोग हैं वो अपने पैसे को ना बैंक अकाउंट में ही सेव करते हैं। ठीक है, ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो बैंक अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस की जो स्कीम्स होती है ना, इनमें अपने पैसे को सेव करके रखते हैं। ठीक है, और शॉपिंग मैं जब भी करने जाता हूँ, खरीदारी मैं जब भी करने जाता हूँ, तो मैं ज़्यादातर यूपीआई का यूज़ करता हूँ। एक तरीके से मैंने अपना कैश का यूज़ करना ऑलमोस्ट बंद सा कर दिया है। ठीक है, अब मैं एक तरीके से कैश बिल्कुल यूज़ ही नहीं करता हूँ। ठीक है, और वैसे मेरे साथ तो मतलब मुझे तो कभी फ्रॉड का एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, क्योंकि मैं अपने सारे जो भी डिटेल्स होते हैं ना उनको बड़े अच्छे से रखता हूँ। लेकिन आई थिंक मैंने सुना था किसी के साथ में हुआ था। ठीक है, तो उनको मतलब कॉल आ रही थी, ओटीपी मांग रहे थे कि आपका जो कार्ड है वो एक्सपायर होने वाला है, ओटीपी आएगा, वो बता दो, ये बता दो, मतलब हम उसको सही कर देंगे, ऐसे करके कुछ आ रहा था। ठीक है, ये सब था इसमें। चलो अच्छा, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, साथ ही में छोटी सी रिपोर्ट में मैं लगा दूंगा। चाहो तो आप मेरे एक्सपीरियंस का यूज़ करते हुए ही रिपोर्ट यहाँ पे बना सकते हो, नहीं तो जो मैं स्क्रीन पे लगा रहा हूँ चाहो तो उस रिपोर्ट का भी यूज़ कर सकते हो। वैसे खुद से बनाओगे तो ज़्यादा बेटर होगी। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्या है? क्रिएट ए फाइनेंशियल सेफ्टी पोस्टर। तो आपको फाइनेंशियल सेफ्टी पोस्टर बनाना होगा। ठीक है, अच्छा इस पोस्टर को बनाने के लिए ना यहाँ पे आओ ऊपर, ये लो, इसका यूज़ कर लेना। ठीक है, इसका यूज़ कर लेना, बहुत ईजिली बन जाएगा। चलो भाई, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया। क्वेश्चन 11 पे चलते हैं। चेक्स आर ऑफन यूज टू पे यूटिलिटी बिल्स, आस्क योर पेरेंट्स टू अलाउ यू टू फिल आउट द चेक फॉर ए फ्यू मंथली पेमेंट्स। क्या कह रहे हैं? चेक्स का यूज़ किया जाता है यूटिलिटी बिल पे करने के लिए। अपने माता पिता से बोलो कि वो आपको चेक्स भरने दें, मतलब कुछ महीनों के लिए जो पेमेंट्स है ना उनको करने के लिए चेक्स भरने दें। ठीक है, तो इसमें वैसे आप अगर कोई पुरानी चेक भी पड़ी ना घर में जिसका यूज़ नहीं होता है, आप वो भी उनसे मांग सकते हो कि मेरे को दे दो और बता दो कैसे क्या भरना है। ठीक है, उसका यूज़ नहीं होगा, सीधी सी बात है, लेकिन आपको मतलब ये समझ में आ जाए कि चेक कैसे क्या भरी जाती है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। सपोज यू हैव टू विदड्रॉ 10,000 फ्रॉम योर बैंक अकाउंट। मान लो अपने बैंक अकाउंट से 10,000 रुपये निकाल रहे हो। हाउ वुड यू फिल आउट द कैश विदड्रॉ स्लिप एट योर बैंक। आप अपने बैंक में जो कैश विड्रॉ स्लिप है उसको कैसे भरोगे? लेट अस ट्राई बिलो। चलो नीचे ट्राई करते हैं। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे पहले तो जो भी शाखा का है ना बैंक की, वो उसका नाम भरोगे। ठीक है, यहाँ पे ऊपर डेट भरनी होती है, यहाँ पे दिन, यहाँ पे महीना, यहाँ पे साल। ठीक, यहाँ पे जो भी आप कीमत निकाल रहे हैं ना उसके नंबर्स लिखने हैं, और यहाँ पे आपको स्पेलिंग में उसको लिख देना है। ठीक है, अब जो भी आपका अकाउंट नंबर होता है वो पूरा यहाँ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अकाउंट होल्डर का जो नाम है वो इधर आता है। ठीक है, और उसके बाद में नेम जो है वो सिग्नेचर यहाँ पे आता है, यहाँ पे सिग्नेचर लिखा भी हुआ है।
सिग्नेचर यहाँ पे आता है और यहाँ पे आपका नेम एम बाकी सब आएगा, ठीक है ना। इसके अलावा जो आपकी ट्रांजैक्शन आईडी, टोकन नंबर, जो कुछ भी है ये सब यहाँ भरा जाएगा, लेकिन ये जो बैंक वाला होता है ना वही भरता है, ये सारी जानकारी जो बैंक वाला है ना वही भरता है यहाँ पर, ठीक है। चलो तो ऐसे इसको भरा जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए तो ये तो था हमारा पूरा का पूरा चैप्टर। उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर बढ़िया से समझ में आ गया होगा, साथ ही में आपको इसको पढ़ने में मज़ा भी आया होगा। जाने से पहले दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।